तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये जो सेशन है, इट्स अ कॉमन सेशन दैट विल बी यूजफुल फॉर माय एफआरएम पार्टिसिपेंट्स, एफआरएम कैंडिडेट्स। जो लोग क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग कर रहे हैं उनके लिए भी यूजफुल है, जो लोग मार्केट रिस्क सीख रहे हैं उनके लिए भी रेलेवेंट है। एंड लास्टली आई कैप, आई लैप, आईआरआरबी भी। सो बेसिकली दिस सेशन इज ऑल अबाउट इंटीग्रेटेड कैपिटल मॉडलिंग। हमें पता है कि बैंक्स में कैपिटल मेंटेन करना होता है। तो कैपिटल है अंडर पिलर वन, देन हमारा स्ट्रेस टेस्टिंग है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों को कंफ्यूज करती हैं। तो उसके लिए मैंने पूरा एक माइंड मैप क्रिएट किया है। एंड दिस माइंड मैप विल बी रेलेवेंट फॉर एवरीवन हु इज इनटू रिस्क। ठीक है, अगर आप फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट के अंदर हो, आप फाइनेंशियल रिस्क मॉडलिंग के अंदर हो, आपको कैपिटल मॉडलिंग करना है, तो ये माइंड मैप सबके लिए रेलेवेंट है। सो दिस इज अ क्लास विच विल बी कॉमन फॉर एवरीवन। नाउ मैंने कैपिटल मॉडलिंग को अच्छे से समझने के लिए ये माइंड मैप क्रिएट किया है। ये माइंड मैप आपके सामने है। ये माइंड मैप का पीडीएफ आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है। बेसिकली इसका पहले मैं फ्लो आपको दे रहा हूँ, देन मैं इसको सपोर्ट करूंगा विद एन एक्सेल एग्जांपल। तो उससे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि कैसे हम लोग कैपिटल कंप्यूट करते हैं एंड कैसे हम लोग इंश्योर करते हैं कि हमारे पास सफिशिएंट कैपिटल हो, बोथ अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस एज वेल एज अंडर स्ट्रेस्ड सर्कमस्टांसिस। मैंने इसको नाम दिया है इंटीग्रेटेड कैपिटल मॉडलिंग। राइट, ओके। नाउ आपको दिख रहा होगा हमारे पास बैलेंस शीट में क्या होता है। एसेट्स होते हैं, लाइबिलिटीज होती है। वी हैव एसेट्स, वी हैव लाइबिलिटीज। राइट। बैंक्स का काम क्या है? बैंक्स का काम है शेयर होल्डर्स के लिए प्रॉफिट जनरेट करना, रेवेन्यू जनरेट करना। बट रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आपको रिस्क लेने होंगे। ठीक है। तो क्या बैंक्स में रिस्क होते हैं? यस। बैंक्स क्या करते हैं, जो पैसा लेते हैं उसको इन्वेस्ट करते हैं। डिपॉजिटर से जो भी पैसा आया उसको या तो हम लोग इन्वेस्ट करेंगे या हम उसको लेंड करेंगे। अगर हम उस पैसे को लेंड करेंगे तो वहां पे जो मेरे बोरोवर्स हैं वो डिफॉल्ट कर सकते हैं, उसके कारण मुझे लॉसेस हो सकते हैं। राइट। एंड अगर मैं इन्वेस्टमेंट्स कर रहा हूं, वो इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यू ड्रॉप हो सकता है, उसके कारण मुझे लॉसेस हो सकते हैं। थीम क्या चल रही है? थीम ये चल रही है कि आपको, ठीक है, किसी भी बिजनेस में रेवेन्यू जनरेट करना होता है, प्रॉफिट्स जनरेट करने होते हैं। वो रेवेन्यू या प्रॉफिट्स जनरेट करने के लिए आपको रिस्क लेना होगा। तो बैंक्स में भी रिस्क लेना होता है। तो हम लोग जो लेंडिंग करते हैं या हम लोग जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं उसमें रिस्क अराइज होता है। क्या रिस्क अराइज होता है? तो हम लोग जो लेंडिंग कर रहे हैं वहां पे बोरोवर कैन डिफॉल्ट, उसके कारण लॉसेस हो सकते हैं। एंड हम लोग जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट्स में वैल्यू ड्रॉप हो सकता है, उसके कारण लॉसेस हो सकते हैं। नाउ ये लॉसेस क्या होंगे एसेट साइड पे? मेरे लॉसेस क्या होंगे? डू आई नो दैट विथ सर्टेनिटी? एसेट साइड पे लॉसेस क्या होंगे, मतलब जो मैंने लोन्स दिए हैं उस पे डिफॉल्ट्स कितने होंगे और मेरे इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना ड्रॉप होगा? डू आई नो दैट विथ सर्टेनिटी? द आंसर इज नो। तो हम लोग लॉसेस का डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं? लॉसेस का डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करते हैं। तो आपके सामने लॉसेस का एक डिस्ट्रीब्यूशन है। जनरली ये डिस्ट्रीब्यूशन आपका राइट स्क्यूड रहेगा। ये डिस्ट्रीब्यूशन आपका राइट स्क्यूड रहेगा। राइट। इस डिस्ट्रीब्यूशन में अगर मैं एवरेज को कट करूं, उसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड लॉस। क्या बोलते हैं? एक्सपेक्टेड लॉस। एंड अगर मैं एक सर्टेन क्वांटाइल को कट करूं, ठीक है, सर्टेन परसेंटाइल को कट करूं, उसको बोलते हैं वर्स्ट केस लॉस। फॉर एग्जाम्पल आपका जो भी पोर्टफोलियो साइज है उसमें आपका एक्सपेक्टेड लॉस है 2% का और आपका वर्स्ट केस लॉस है अराउंड 11.2% का। राइट। तो व्हाट इज योर अनएक्सपेक्टेड लॉस? What is your unexpected loss? Can anyone tell me what is my unexpected loss? It is 11.2% minus 2%, which will be around 9.2%। तो 9.2% का मेरा अनएक्सपेक्टेड लॉस हो गया। राइट। हमें लॉसेस से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, लॉसेस से कवर करना है। तो बैंक्स में एक्सपेक्टेड लॉसेस के अगेंस्ट हम लोग प्रोविजंस रखते हैं, अनएक्सपेक्टेड लॉसेस के अगेंस्ट कैपिटल रखते हैं। एक्सपेक्टेड लॉसेस के अगेंस्ट प्रोविजन रखते हैं, प्रोविजंस हमारा पीएनएल में जाता है। एंड अनएक्सपेक्टेड लॉसेस के अगेंस्ट कैपिटल रखते हैं। राइट। मेरा थीम क्या चल रहा है, मैं आपको सिंपल एक माइंड मैप समझा रहा हूं पहले, एंड देन लेटर ऑन आई विल सपोर्ट इट विद एन एक्सेल एग्जांपल। तो मैं बोल रहा हूं कि बैंक्स को रेवेन्यू जनरेट करना होता है, वो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए रिस्क लेना होगा।
रिस्क कैसे लेते हैं बैंक्स? जो लेंडिंग करते हैं या जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं उसमें डिफॉल्ट्स हो सकते हैं या उसका वैल्यू ड्रॉप कर सकता है, उसके कारण लॉसेस होंगे, राइट? वो लॉसेस जो हमारे होंगे दैट इज नॉट सर्टेन। तो जहां पर भी अनसर्टेनिटी होती है वहां पे हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करते हैं, जहां पे एक्स एक्सिस में हमारा पॉसिबल लॉसेस होता है एंड वाई एक्सिस पे प्रोबेबिलिटी होता है। तो प्रोबेबिलिटी का बात क्यों आ रहा है? बिकॉज वी डोंट नो कितने लॉसेस होंगे विद सर्टेनिटी, तो वहां पे प्रोबेबिलिटी का बात आएगा, राइट? तो अलग अलग पॉसिबल लॉसेस हमारे एक्स एक्सिस पे है, कॉरेस्पॉन्डिंग उसका प्रोबेबिलिटी जो है वो वाई एक्सिस पे है। नाउ यहां पर मैं दो पॉइंट कट कर रहा हूं, एक मेरा एक्सपेक्टेड लॉस है, एक मेरा वर्स्ट केस लॉस है। एक्सपेक्टेड लॉस सपोज मेरा 2% है एंड वर्स्ट केस लॉस मेरा सपोज 11.2% है, राइट? तो एक्सपेक्टेड लॉसेस के लिए मैं प्रोविजंस रखता हूं एंड अनएक्सपेक्टेड लॉसेस के लिए विच इज द डिफरेंस बिटवीन वर्स्ट केस लॉस एंड एक्सपेक्टेड लॉस, उसके लिए मैं क्या करता हूं? कैपिटल रखता हूं, मिनिमम कैपिटल। क्या रखता हूं? मिनिमम कैपिटल। ओके, यहां तक मैंने एक पार्ट कवर कर लिया। नाउ ग्लोबली इट इज सेड दैट मिनिमम कैपिटल should be around 8% of risk weighted assets. Minimum capital should be around 8% of risk weighted assets. ये ग्लोबली बोला हुआ है कि मिनिमम कैपिटल कितना होना चाहिए? 8% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स। बट करण, अभी तक तो आपने रिस्क वेटेड एसेट्स का बात ही नहीं किया, मैंने बात नहीं किया। मैं बोल रहा हूं सपोज आपके कुछ एसेट है, आपके कुछ एसेट्स है, सपोज आपके $100 के एसेट्स हैं, आपके $100 million के एसेट्स हैं। उस एसेट्स में आपका कुछ एक्सपेक्टेड लॉस होगा विच इज 2%, मेरा कुछ अनएक्सपेक्टेड लॉस होगा, वो मैंने मॉडल कर लिया, राइट? परसेंटेज में बात करेंगे तो मेरा अराउंड 9.2% का अनएक्सपेक्टेड लॉस है, 9.2% का अनएक्सपेक्टेड लॉस है। यहां तक सबको क्लियर है? अनएक्सपेक्टेड लॉस, ओके। और मैं बोल रहा हूं कैपिटल आपको अनएक्सपेक्टेड लॉसेस के लिए रखना है। एक्सपेक्टेड लॉसेस के लिए मैं प्रोविजंस रख रहा हूं, प्रोवाइड फॉर कर रहा हूं उसको पीएनएल में, और कैपिटल रख रहा हूं अनएक्सपेक्टेड लॉसेस के लिए। देखो, मैं इसको रियल लाइफ से रिलेट करता हूं। सपोज आपको पता है कि आपका कुछ ना कुछ मेडिसिन का खर्चा है, वो हर महीने होना ही होना है। तो आप क्या करोगे? सैलरी में से पहले ही उस पैसे को सेट असाइड कर दोगे। तो दैट इज लाइक प्रोविजंस, बिकॉज वो एक्सपेक्टेड है कि मेरा मेडिसिन का खर्चा लगना ही लगना है। तो वो आपका एक्सपेक्टेड लॉस हो गया। बट कई बारी हमें एक्स्ट्रा चेकअप्स करवाने पड़ जाते हैं, राइट? वो एक्स्ट्रा चेकअप्स के कारण मेरे जो अनएक्सपेक्टेड लॉसेस होंगे उसके लिए तो मैं अपने सेविंग्स को यूज करता हूं ना, तो उसके लिए तो हम लोग अपने कैपिटल को यूज करते हैं। तो एक्सपेक्टेड लॉस मैं अपनी सैलरी से प्रोवाइड फॉर करता हूं, मेडिसिन के खर्चे डे टू डे। बट अगर मेरा कोई स्पेशल खर्चा आ गया, मेरे को टेस्टिंग करवानी पड़ गई, उससे मेरा बड़ा खर्चा आ गया 8,000 का, 10,000 का, उसके लिए मैं अपनी सेविंग्स को यूज करता हूं, दैट इज लाइक कैपिटल। तो एक्सपेक्टेड लॉस के लिए वी हैव प्रोविजंस, अनएक्सपेक्टेड लॉस के लिए वी हैव कैपिटल, राइट? नाउ मैं बोल रहा हूं मिनिमम कैपिटल अराउंड द ग्लोब इज 8% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स। मिनिमम कैपिटल अराउंड द ग्लोब इज 8% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स। तो अगर मेरे को रिस्क वेटेड एसेट्स निकालने हैं, कैन आई से इट विल बी 1/8% ऑफ मिनिमम कैपिटल? कैन आई से दैट? सिंपल इक्वेशन है। अगर मेरा मिनिमम कैपिटल शुड बी 8% ऑफ RWA, ये RWA क्या है मैंने इसका बात नहीं किया, इट्स अ रेगुलेटरी टर्म। तो कैन आई से RWA इज 1/8% ऑफ मिनिमम कैपिटल? 1/8% अगर आप करोगे कैलकुलेटर में, इट इज 12.5, इट इज 12.5। तो अगर मुझे मिनिमम कैपिटल पता है तो माई रिस्क वेटेड एसेट्स इज 12.5 टाइम्स, my risk weighted assets is 12.5 times the minimum capital, right? तो अगर मैं आपको अनएक्सपेक्टेड लॉस दे दूं, क्या आप मुझे RWA निकाल के दे सकते हो? आप सब करो प्लीज। अगर मैं आपको अनएक्सपेक्टेड लॉस दे दूं, सपोज मेरा अनएक्सपेक्टेड लॉस है कितना? 9.2% का। कितना? 9.2% का। कैन यू ऑल कंप्यूट RWA फॉर मी? मुझे रिस्क वेटेड एसेट निकाल के दो प्लीज। व्हाट विल बी माई रिस्क वेटेड एसेट? मुझे प्लीज कंप्यूट करके दो, क्योंकि मैं कैपिटल जो रखता हूं वो अनएक्सपेक्टेड लॉस के लिए रखता हूं। मेरा अनएक्सपेक्टेड लॉस जो है वो 9.2% है, और साथ ही साथ मुझे ये भी पता है कि हमारा मिनिमम कैपिटल इज 8% ऑफ RWA। तो मैं घुमा के RWA निकालना चाह रहा हूं विच इज 12.5 टाइम्स मिनिमम कैपिटल, और यू कैन से 12.5 टाइम्स माई अनएक्सपेक्टेड लॉस, राइट?
तो कैन यू ऑल फाइंड आउट अनएक्सपेक्टेड लॉस विच इज 9.2% एंड देन RWA फॉर मी। RWA निकाल के बताओ कितना आ रहा है। इट विल बी इक्वल टू 9.2% इंटू 12.5, राइट, समथिंग लाइक दैट। तो कितना आ रहा है 1.15। मतलब अगर मेरा $100 का एसेट है, $100 का एक्सपोजर है, तो मेरा रिस्क वेटेड एसेट कितना है, $115 का। कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब RWA का मतलब क्या है। हम लोग हर एक एसेट में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका कुछ रिस्कीनेस है, राइट। अगर आप सपोज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हो तो वहां कुछ रिस्कीनेस नहीं होता, बिकॉज वहां कुछ लॉसेस नहीं होंगे। बट अगर मैं कुछ लेंडिंग कर रहा हूं या मैं कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट में पैसा डाल रहा हूं तो वहां मेरे एसेट्स में रिस्क है। तो हम लोग हर एक एसेट को एक रिस्क वेट असाइन करते हैं, एंड देन रिस्क वेट असाइन करने के बाद मुझे क्या मिलता है, रिस्क वेटेड एसेट्स। वो रिस्क वेटेड एसेट्स आपका 100 के ऊपर भी हो सकता है, राइट, 100 के नीचे भी हो सकता है। सपोज मेरा एसेट है $100 का, $100 मिलियन का, और मेरा रिस्क वेटेड एसेट आएगा $80 मिलियन, पॉसिबल। मेरा रिस्क वेटेड एसेट भी आएगा $100 मिलियन, पॉसिबल। मेरा रिस्क वेटेड एसेट आएगा $115 मिलियन, पॉसिबल, राइट। तो ये एक रेगुलेटरी टर्म है, रिस्क वेटेड एसेट्स। रिस्क वेटेड एसेट्स, तो आपको जो माइंड मैप दिख रहा है उसमें राइट हैंड साइड में आपको टॉप पे दिख रहा होगा रिस्क वेटेड एसेट्स। मैं जो भी लेंडिंग कर रहा हूं, मैं जो भी इन्वेस्टमेंट्स कर रहा हूं, वो इन्वेस्टमेंट्स में, वो लेंडिंग में लॉसेस हो सकते हैं, ठीक है। वो लॉसेस जो होंगे उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन बन रहा है, उसमें हम लोग कट कर रहे हैं एक्सपेक्टेड लॉस एंड हम लोग कट कर रहे हैं वर्स्ट केस लॉस। एक्सपेक्टेड लॉस के लिए मैं प्रोविजंस रख रहा हूं, अनएक्सपेक्टेड लॉस के लिए मैं कैपिटल रख रहा हूं, राइट। एंड मिनिमम कैपिटल इज 8% ऑफ RWA। तो अगर मुझे मुझे कैपिटल पता है तो मैं RWA बोल सकता हूं, इट इज 12.5 टाइम्स। RWA विल बी 12.5 टाइम्स, सिंपल, 12.5 टाइम्स। ओके, नाउ ये RWA निकालने का एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या है, मेरा $100 का एक्सपोजर है और रेगुलेटर ने सीधा आपको रिस्क वेट प्रोवाइड किया हुआ है। रेगुलेटर ने सीधा बोला हुआ है कि कोई लॉस फॉस का मॉडलिंग नहीं करेंगे, सिंपल मेरा 80% इज रिस्क वेट। तो मेरा रिस्क वेटेड एसेट कितना हुआ, 80 $80 या $80 मिलियन। तो दो अप्रोचेस होती है रिस्क वेटेड एसेट कंप्यूट करने की। वन इज, अगर मैं क्रेडिट रिस्क के परस्पेक्टिव से बात करूं, स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच, एंड सेकंड इज एडवांस्ड अप्रोच। स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच एंड सेकंड इज एडवांस्ड अप्रोच। तो एडवांस्ड अप्रोच में क्या है, पहले हम लोग बोल रहे हैं मेरा कितना अनएक्सपेक्टेड लॉस है, राइट। अनएक्सपेक्टेड लॉस के लिए कैपिटल रखना है एंड कैपिटल मिनिमम इज 8% ऑफ RWA। तो वहां से घुमा के अपने निकाल रहे हैं कि RWA विल बी 12.5 टाइम्स, RWA विल बी 12.5 टाइम्स, राइट। और दूसरा है मेरा, सीधा मैं रेगुलेटर के पास गया और मैंने बोला ये मेरा एक्सपोजर है, मुझे बताओ इसका रिस्क वेट क्या है। उसने रिस्क वेट दे दिया, सपोज 100% ही रिस्क वेट दे दिया, तो मेरा RWA कितना हुआ, $100 का या $100 मिलियन का। दैट इज स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच। इसका एक एनालॉजी देखते हैं, देखो क्रिकेट का एग्जांपल लेते हैं। क्रिकेट में जो बॉलर्स होते हैं, बॉलर्स, उनका काम है नुकसान पहुंचाना बैट्समैन को, ठीक है, नुकसान पहुंचाना। नाउ अगर आपको एक बॉलर का रिस्कीनेस जज करना है, अगर आपको एक बॉलर का रिस्कीनेस जज करना है तो आप दो तरीके से कर सकते हो। एक क्या है, आप उस बॉलर की टेक्निक को देखोगे, उसकी स्पीड कैसी है, उसकी लाइन कैसी है, उसकी लेंथ कैसी है, और सिंपल उस टेक्निक के बेसिस पे आप उसका रिस्कीनेस जज कर लोगे। दैट इज लाइक स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच। मैं सिंपल कुछ टेक्निक देख रहा हूं, कुछ रिस्क के पैरामीटर्स देख रहा हूं, ठीक है, विच इज स्पीड, लाइन, लेंथ, और उसके बेसिस पे उसको रिस्क वेट असाइन कर दे रहा हूं। दैट इज लाइक स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच। क्या मैंने इसमें कुछ मॉडलिंग किया, नहीं। दूसरा है, मैं उस बॉलर का हिस्टोरिकल डेटा लूं, उसने आज तक कितनी बॉल्स डाली हैं, उसने कितनी बॉल्स डाली हैं, कितनी विकेट्स ली हैं, राइट, कितने रन्स दिए हैं। मैं इस तरह का अगर डेटा निकालूं और उससे एक मॉडल बनाऊं एंड उससे एस्टिमेट करूं कि ये बॉलर कितना लॉस पहुंचा सकता है, एंड वहां से मैं रिस्कीनेस जज करूं, दैट इज लाइक एडवांस्ड अप्रोच। क्योंकि वहां पर मैं क्या कर रहा हूं, मैं हिस्टोरिकल डेटा लेके एनालिटिक्स परफॉर्म कर रहा हूं ना, कि उस बॉलर ने आज तक कितनी बॉल्स डाली हैं, उसमें कितने रन्स दिए हैं, कितनी विकेट्स ली हैं, कितने मेडन ओवर्स डाले हैं। तो अगर मैं उस तरह का हिस्टोरिकल डेटा लेके एस्टिमेट कर रहा हूं कि वो बॉलर कितना लॉस पहुंचा सकता है, राइट, दैट इज लाइक एडवांस्ड अप्रोच, दैट इज लाइक
एडवांस्ड अप्रोच। तो वी हैव स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच, वी हैव एडवांस्ड अप्रोच। ऐसा हो ही सकता है कि एक बॉलर का स्पीड, लाइन लेंथ ये डिक्टेट करता है कि उसका रिस्कीनेस बहुत कम है, लेकिन हिस्टोरिकल डेटा बोलता है कि उसका स्पीड, लाइन लेंथ इतना अच्छा नहीं है, बट तब भी वो बहुत विकेट्स लिया है। तो एडवांस्ड अप्रोच क्या बोलेगा कि उस बॉलर का रिस्कीनेस ज्यादा है, राइट। तो हम लोगों को बेसिकली ये रिस्क वेटेड एसेट्स कंप्यूट करने हैं। हम लोगों को ये रिस्क वेटेड एसेट्स कंप्यूट करने हैं। एक मेरा एक्सपोजर हो गया, ठीक है, जो मेरे एसेट्स है, और उसको मैं एक रिस्क वेट असाइन कर रहा हूं, बिकॉज उन एसेट्स से मेरे कुछ लॉसेस हो सकते हैं। तो उसके लिए एक रेगुलेटरी टर्म है, एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है रिस्क वेटेड एसेट्स, कि उसको एक रिस्क वेट असाइन करना है। रिस्क वेट असाइन करने के दो तरीके हैं, या तो सिंपल रिस्क वेट जो रेगुलेटर ने प्रोवाइड किया वो यूज कर लो बेस्ड ऑन सम पैरामीटर्स, राइट, या मैं हिस्टोरिकल डेटा लेके मॉडलिंग करूंगा, देखूंगा कि इस तरह का बॉलर कितना लॉस पहुंचा सकता है, एंड उसके बेसिस पे मैं उसका रिस्कीनेस जज करूंगा। तो दैट इज लाइक एडवांस्ड अप्रोच। अल्टीमेटली मुझे करना क्या है, मुझे रिस्क वेटेड एसेट्स कंप्यूट करने हैं। हम लोग रिस्क वेटेड एसेट्स जो कंप्यूट करते हैं उसमें हमारे कुछ प्रोडक्टिव रिस्क होते हैं, कुछ अनप्रोडक्टिव रिस्क होते हैं। प्रोडक्टिव रिस्क में क्या आ गया, क्रेडिट रिस्क। जो आप लेंडिंग कर रहे हो उसमें लॉसेस हो सकते हैं, ठीक है, उसके कारण रिस्कीनेस आ रहा है, तो वहां पे जो रिस्क वेट निकाल रहे हैं दैट इज फॉर क्रेडिट रिस्क, राइट। देन वी हैव मार्केट रिस्क, कि इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यू ड्रॉप हो सकता है, उसके कारण रिस्कीनेस अराइज हो रहा है, दैट इज योर मार्केट रिस्क। देन आप बहुत सारी काउंटर पार्टीज के साथ ट्रेड करते हो, राइट, आप बहुत सारी काउंटर पार्टीज के साथ ट्रेड करते हो। आप बहुत सारी काउंटर पार्टीज के साथ ट्रेड कर रहे हो, तो काउंटर पार्टीज डिफॉल्ट कर सकती है। एक होता है कि मेरा लेंडिंग बुक है, मैंने किसी को लोन दिया है, वो डिफॉल्ट कर रहा है। और एक है मैं एक दूसरे काउंटर पार्टी के साथ ट्रेड कर रहा हूं और वो काउंटर पार्टी डिफॉल्ट कर दिया, तो काउंटर पार्टी डिफॉल्ट रिस्क है। उसके अलावा बैंक्स में कुछ सिक्योरिटाइजेशन एक्सपोजर्स होते हैं, वो सिक्योरिटाइजेशन एक्सपोजर्स में आपके लॉसेस हो सकते हैं, राइट। देन वी हैव डे टू डे ऑपरेशंस, वो डे टू डे ऑपरेशंस में आपके फ्रॉड हो सकते हैं, आपके कुछ लॉसेस हो सकते हैं, दैट इज ऑपरेशनल रिस्क। ये सब के लिए मुझे रिस्क वेटेड एसेट्स कंप्यूट करना है। ये सब के लिए, ये सब कोर रिस्क के लिए मुझे रिस्क वेटेड एसेट्स कंप्यूट करना है। दिस इज कॉल्ड रिस्क वेटेड एसेट्स अंडर पिलर वन। दिस इज कॉल्ड रिस्क वेटेड एसेट्स अंडर पिलर वन। इसमें मैं सारे कोर रिस्क को लेके चल रहा हूं। मेरा क्रेडिट रिस्क हो गया, मेरा मार्केट रिस्क हो गया, मेरा काउंटर पार्टी डिफॉल्ट रिस्क हो गया, मेरा सिक्योरिटाइजेशन रिस्क हो गया, मेरा ऑपरेशनल रिस्क हो गया, राइट। उसके लिए मैं जो रिस्क वेट्स असाइन कर रहा हूं दैट इज RWA फॉर पिलर वन, RWA फॉर पिलर वन, राइट। ओके, नाउ अल्टीमेटली अभी जो मैंने RWA रखा है वो किन लॉसेस को देख के रखा है, अनएक्सपेक्टेड लॉस। वो किन लॉसेस को देख के रखा है, अनएक्सपेक्टेड लॉस। एक्चुअल में देयर कैन बी सम स्ट्रेसफुल टाइम्स एज वेल, कुछ स्ट्रेस टाइम्स भी हो सकते हैं जहां पे मेरे लॉसेस वर्स्ट केस लॉस से भी ज्यादा होंगे। जैसे इस एग्जांपल में मेरा वर्स्ट केस लॉस है 11.23%, लेकिन मेरा स्ट्रेस लॉसेस है 12.55%। तो इसका मतलब और एक्स्ट्रा लॉसेस भी हैं अराउंड 1.3% के, दैट इज योर स्ट्रेस लॉसेस। मैंने जो अभी तक RWA निकाला है वो किसको देख के निकाला है, अनएक्सपेक्टेड लॉस को। अगर मैं स्ट्रेस लॉसेस को ले लूंगा और मैं फिर RWA निकालूंगा तो वो RWA ज्यादा आएगा या कम, बताओ प्लीज। अगर मैं स्ट्रेस लॉसेस को देखूंगा और उसके बेसिस पे अगर RWA निकालूंगा, वो RWA ज्यादा आएगा या कम, ज्यादा आएगा। तो वो जो एक्स्ट्रा RWA होगा दैट इज कॉल्ड एड ऑन RWA, दैट इज कॉल्ड एड ऑन RWA फॉर स्ट्रेस टेस्टिंग, दैट इज कॉल्ड एड ऑन RWA फॉर स्ट्रेस टेस्टिंग। तो हम लोगों को स्ट्रेस टेस्टिंग भी करनी होती है। स्ट्रेस टेस्टिंग का मतलब क्या है, एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। कभी भी समर सीजन स्टार्ट होने से पहले हमें एसी का सर्विस करवाना ही करवाना है, हमें पता है कि एसी को सर्विस करवाना ही पड़ेगा, दैट इज लाइक योर एक्सपेक्टेड लॉस। कई बारी एसी का रिपेयर भी करवाना पड़ता है, राइट, या एसी में गैस खत्म हो जाती है, वहां पे हमारा खर्चा और ज्यादा होता है, दैट इज लाइक अनएक्सपेक्टेड लॉस, दैट इज लाइक अनएक्सपेक्टेड लॉस। बट काफी बारी एसी का कंप्रेसर ही खराब हो जाता है और अपने को एसी ही रिप्लेस करना पड़ जाता है, दैट इज लाइक स्ट्रेस लॉसेस। तो एसी का सर्विस एक्सपेक्टेड लॉस, ठीक है, एसी का रिपेयर अनएक्सपेक्टेड लॉस, एंड एसी को रिप्लेस करना पड़ रहा है, दैट इज लाइक योर स्ट्रेस लॉसेस। तो स्ट्रेस लॉसेस के बेसिस पे अगर मैं
अपना RWA निकालूंगा, रिस्क वेटेड एसेट निकालूंगा, तो वो और ज्यादा आएगा। तो वो जो एडिशनल आएगा उसको बोलते हैं एड ऑन RWA फॉर स्ट्रेस टेस्टिंग। तो बैंक्स को ये स्ट्रेस टेस्टिंग भी करना पड़ता है। नाउ स्ट्रेस टेस्टिंग के लिए कुछ अप्रोचेज है। वी हैव सम टॉप डाउन अप्रोच, वी हैव सम बॉटम अप अप्रोच, एंड वी हैव हाइब्रिड अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच में आप स्ट्रेस टेस्टिंग नहीं कर रहे, रेगुलेटर कर रहा है, आपका सुपरवाइजर कर रहा है, इंडिया में RBI कर रहा है। हम लोग फोकस कर रहे हैं बॉटम अप स्ट्रेस टेस्टिंग में, जिसमें बैंक्स कर रहे हैं। बॉटम अप बैंक्स स्ट्रेस टेस्टिंग करेंगे बेस्ड ऑन सम रेगुलेटरी सिनेरियोज और इंटरनल सिनेरियोज। तो अलग अलग रेगुलेशंस है, जैसे EBA का स्ट्रेस टेस्टिंग होता है। ठीक है, EBA का स्ट्रेस टेस्टिंग होता है। EBA इज यूरोपियन बैंकिंग अथॉरिटी। वहां पे रेगुलेटर आपको सिनेरियोस प्रोवाइड करता है कि यार इस सिनेरियोस के हिसाब से आप निकालो कि आपके स्ट्रेस लॉसेस कितने होंगे, इस सिनेरियोस के हिसाब से आप स्ट्रेस टेस्टिंग करो। कुछ इंटरनल सिनेरियोस भी हम लोग लेके चल सकते हैं। वो हमारा ICAP है, इंटरनल कैपिटल एडिक्वेसी असेसमेंट प्रोग्राम। कि आप इंटरनल सिनेरियोस के बेसिस पे देख रहे हो कि आपका स्ट्रेस लॉसेस कितना होगा, एंड उसके बेसिस पे अगर मेरा एड ऑन RWA निकलेगा, दैट इज अंडर ICAP, राइट। और वी कैन हैव सम हाइब्रिड अप्रोचेस। हाइब्रिड अप्रोच में एक एग्जांपल है पैरेलल एग्जीक्यूशन। रेगुलेटर भी अपना स्ट्रेस टेस्टिंग कर रहा है, राइट, वो सिस्टमिक रिस्क को देख रहा है, एंड बैंक्स भी अपना स्ट्रेस टेस्टिंग कर रहे हैं, राइट। फॉर एग्जांपल सी कार, डी फास्ट, PPNR, ये सब आपने रेगुलेशंस के बारे में सुना होगा। तो ये आपका पैरेलल एग्जीक्यूशन है कि रेगुलेटर भी अपना स्ट्रेस टेस्टिंग कर रहे हैं और बैंक्स भी कर रहे हैं। और क्या हो सकता है, बैंक सपोज स्ट्रेस टेस्टिंग एग्जीक्यूट कर रहा है, लेकिन रेगुलेटर सिर्फ उसको चैलेंज कर रहा है, रेगुलेटर सिर्फ उसको रिव्यू कर रहा है। तो जो PRA का स्ट्रेस टेस्टिंग होता है, दैट फॉल्स अंडर दिस कैटेगरी। तो ये हाइब्रिड के अंदर मैंने डाला है। टॉप डाउन के अंदर एक 2009 में हुआ था, आफ्टर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, एसकैप। एसकैप, ठीक है, सुपरवाइजरी कैपिटल असेसमेंट प्रोग्राम। अब जनरली टॉप डाउन होता है, बट जो सबसे फेमस है वो 2009 में हुआ था, आफ्टर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। तो हम लोग बॉटम अप स्ट्रेस टेस्टिंग या हाइब्रिड स्ट्रेस टेस्टिंग में फोकस कर रहे हैं। वो भी किस कंपोनेंट में, जहां पे बैंक्स जो है वो स्ट्रेस टेस्टिंग कर रहे हैं, आइदर बेस्ड ऑन रेगुलेटरी सिनेरियोस और इंटरनल सिनेरियोस। उसका पर्पस क्या है, उसका पर्पस है हमें एड ऑन RWA निकालना है कि और कितना रिस्क वेट हमें एक्स्ट्रा असाइन करना चाहिए बिकॉज ऑफ दीज स्ट्रेस लॉसेस, राइट। कितना एडिशनल RWA हमें रखना चाहिए बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेस लॉसेस। दैट इज द आइडिया। नाउ FRM के अंदर एक पूरा चैप्टर जो है वो इसके ऊपर गिवन है कि हमारे स्ट्रेस टेस्टिंग में क्या क्या रेगुलेशंस है। FRM में पूरा एक चैप्टर गिवन है कि स्ट्रेस टेस्टिंग में क्या क्या रेगुलेशंस गिवन है। नाउ अगर आप सपोज FRM का बात नहीं करते, आप क्रेडिट रिस्क कर रहे हो या मेरे साथ ICAP वगैरह का कोर्स कर रहे हो, एंड आप कंसल्टिंग में वर्क कर रहे हो, तो आपको अलग अलग स्ट्रेस टेस्टिंग के प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। कभी EBA का स्ट्रेस टेस्टिंग चलेगा, कभी ICAP का चलेगा, कभी CCAR का चलेगा, कभी PRA का चलेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए सबका जो अंडरलाइंग जो फ्रेमवर्क है ना वो सिमिलर है। जो बोलते हैं कि डिटेल्ड रेगुलेशंस है वो अलग हो सकती हैं, बट सबका जो फ्रेमवर्क है वो सिमिलर है कि अपने को स्ट्रेस लॉसेस निकालने हैं, और वो स्ट्रेस लॉसेस के कारण मेरा कितना एड ऑन RWA होना चाहिए वो निकालना है। तो वही अपने निकालना चाह रहे हैं अंडर स्ट्रेस टेस्टिंग। इसको बोलते हैं स्ट्रेस टेस्टिंग ऑफ पिलर 1 रिस्क, कि जो भी मेरे पिलर 1 रिस्क है उसका हम लोग स्ट्रेस टेस्टिंग कर रहे हैं। ना जब मैंने यहाँ पे रिस्क को कैप्चर किया है, क्या मैंने सभी रिस्क जो बैंक्स फेस करते हैं उसको इनकॉर्पोरेट कर लिया? द आंसर इज नो। बहुत सारे और भी रिस्क होते हैं जो बैंक्स फेस करते हैं, विच आर डिफिकल्ट टू कंप्यूट, बट यस दोज रिस्क एग्जिस्ट्स, दोज रिस्क एग्जिस्ट्स। तो उसमें हम लोग लेते हैं पिलर 2 के रिस्क। पिलर 2 के रिस्क को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क, न्यू रिस्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क में क्या है, जैसे एक रिस्क है हमारा इंटरेस्ट रेट रिस्क इन द बैंकिंग बुक। इंटरेस्ट रेट रिस्क इन द बैंकिंग बुक, इंटरेस्ट रेट रिस्क इन द बैंकिंग बुक। उसका सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। सपोज आपने कुछ लोन दिया हुआ है, और आपने लोन दिया है एक सर्टेन फ्लोटिंग रेट पे, राइट। और आप उस पे एक NII निकाल रहे हो, नेट इंटरेस्ट इनकम, कि आप कितना कमाओगे बेस्ड ऑन द रेट विच इज डिसाइडेड टुडे। नाउ कल को अगर वो रेट्स चेंज हो गए और वो रेट्स गिर गए, तो आपका जो फ्लोटिंग रीसेट होगा वो लोअर रेट पे होगा। अगर वो लोअर रेट पे होगा तो उस केस में आपका नेट इंटरेस्ट इनकम विल गो डाउन। तो इसका मतलब आपका इंटरेस्ट रेट रिस्क है। आप आज एक लोन दियो सपोज एट 8%, वो फ्लोटिंग लोन है,
फ्लोटिंग मतलब उसका रीसेट होगा क्वार्टरली। एक क्वार्टर बाद सपोज रेट्स गिर जाते हैं फ्रॉम 8% टू 7%, तो उस केस में आपका नेट इंटरेस्ट इनकम विल गो डाउन ना, राइट, बाय 1%। दैट इज इंटरेस्ट रेट रिस्क इन द बैंकिंग बुक। हमें पता है कि ट्रेडिंग बुक में तो इंटरेस्ट रेट रिस्क होता ही है, बट जो आपने लोन्स वगैरह दिए हैं वहां पर भी बैंकिंग बुक के अंदर भी हमारे इंटरेस्ट रेट रिस्क होते हैं। तो जनरली जो हमारा लैंडिंग बुक होता है या जो हमारे हेल्ड टू मेच्योरिटी एसेट्स होते हैं वो हमारे बैंकिंग बुक में जाते हैं, और जो मेरे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जनरली वो हमारे ट्रेडिंग बुक में जाते हैं। तो मैं बोल रहा हूं ट्रेडिंग बुक में तो इंटरेस्ट रेट रिस्क है ही, सबको बताइए कि बॉन्ड्स में इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है, बट आपके लोन्स में भी इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है, उसी का बात कर रहे हैं। तो आईआरआरबी भी एंड साथ में क्रेडिट स्प्रेड रिस्क इन द बैंकिंग बुक भी आता है, वो आपका पिलर 2 का रिस्क है। कंसंट्रेशन रिस्क, राइट, आपने लेंडिंग जो किया है, सपोज सभी ट्रिपल ए को दिया है, सभी कॉर्पोरेट एक्सपोजर आपके ट्रिपल ए है, तो दैट्स अ वेरी गुड एक्सपोजर, ट्रिपल ए है। लेकिन जो आपने लैंडिंग किया है ट्रिपल ए, वो सारा का सारा आपका सीमेंट सेक्टर में सीमित है, सारा का सारा सीमेंट सेक्टर में सीमित है। तो नो डाउट आपका क्रेडिट रिस्क शायद लो हो अगर आप इंडिविजुअली असेस करोगे, बिकॉज आप हाई रेटेड बोरोवर्स को ही लैंडिंग कर रहे हो। बट क्या कोई कंसंट्रेशन रिस्क हो सकता है, क्योंकि यू आर टू मच कंसंट्रेटेड इन द सीमेंट सेक्टर? द आंसर इज यस। कोविड के टाइम पे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अगर आपका बहुत ज्यादा एक्सपोजर है, दैट्स अ कंसंट्रेशन रिस्क, दैट्स अ कंसंट्रेशन रिस्क। आज के टाइम्स में अगर आप बहुत ज्यादा, ठीक है, एक्सपोर्ट ड्रिवन इंडस्ट्रीज को लोन देते हो, दैट्स अगेन अ कंसंट्रेशन रिस्क, यू आर कंसंट्रेटेड इन अ पर्टिकुलर सेक्टर। तो कंसंट्रेशन रिस्क होता है हमारा। रेप्यूटेशनल रिस्क सोशल मीडिया वर्ल्ड में, तो रेप्यूटेशनल रिस्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजिक रिस्क, आपने कोई गलत स्ट्रैटेजी ले ली, उसके कारण ही आपका पूरा बिजनेस मॉडल फ्लॉड हो गया और लॉसेस हो गए। साइबर रिस्क, डिजिटल वर्ल्ड में साइबर रिस्क इज बिकमिंग प्रोमिनेंट डे बाय डे। तो ये सारे रिस्क के कारण भी तो लॉसेस होंगे, उसके कारण भी तो अपने को एक्स्ट्रा आरडब्ल्यूए निकालना पड़ेगा। देन वी हैव सम इंपॉर्टेंट रिस्क, रेगुलेटरी रिस्क। रेगुलेटर जो है नए नए रेगुलेशंस निकालते जा रहा है, एंड अगर आप उसको कंप्लाई नहीं करोगे पेनल्टीज लग सकती हैं आपके ऊपर। ठीक है, पेटीएम का लाइसेंस पीछे कैंसिल कर दिया था, फिर कोटेक के ऊपर भी कुछ एक्शन हुआ था। तो रेगुलेटरी रिस्क, लीगल रिस्क, ठीक है, लीगल आपके ऊपर बेसिकली लीगल केसेस फाइल कर दिए, बिकॉज सपोज कस्टमर का डेटा चोरी हो गया तो उसके कारण लीगल केसेस आपके ऊपर फाइल किया है, उसमें आपका खर्चा लग रहा है, लॉसेस हो रहे हैं। आप हर एक चीज को मॉडल करने के लिए मॉडल्स को यूज कर रहे हो, तो वहां से आपका मॉडल रिस्क अराइज होगा। देन वी हैव लिक्विडिटी रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क इज पार्ट ऑफ पिलर 2। देन वी हैव रेजिडुअल रिस्क, ठीक है। देन वी हैव कंट्री रिस्क, कंट्री रिस्क भी है हमारा। अगर हम दूसरे कंट्रीज में लेंडिंग करते हैं तो हमारा कंट्री रिस्क भी अराइज होगा, डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली। अगर हम लैंडिंग ही दूसरे कंट्रीज में कर रहे हैं, दैट इज कंट्री रिस्क। या मैं ऐसे फर्म्स को लोन दे रहा हूं जिनका बहुत ज्यादा एक्सपोजर है दूसरे कंट्रीज में, चाइना के साथ बहुत ज्यादा एक्सपोजर है, इनडायरेक्टली दैट इज ऑल्सो कंट्री रिस्क। देन वी हैव सम न्यू रिस्क एमर्जिंग, क्लाइमेट रिस्क इज एन एग्जांपल ऑफ न्यू रिस्क। अब तो वैसे इसको न्यू नहीं बोलेंगे, लेकिन काफी लेटेस्ट रिस्क ही है ये क्लाइमेट रिस्क। जियो पॉलिटिकल रिस्क, मैंने इसको ट्रम्प रिस्क बोला है। ट्रम्प कुछ ना कुछ कमेंट्री देता रहता है, उसके कारण जियो पॉलिटिकल टेंशन राइज हो रही हैं, ठीक है, ट्रेड वॉर्स हो रही है। उसके कारण जो भी आपने लैंडिंग एक्सपोर्ट ड्रिवन कंट्रीज को दिया है या एक्सपोर्ट ड्रिवन कंपनीज को दिया है, वहां पे आपके लॉसेस हो सकते हैं। देन वी हैव कंडक्ट रिस्क, कि आप अपने इंप्लॉयज के साथ ठीक से कंडक्ट नहीं करते, आप कस्टमर्स के साथ ठीक से कंडक्ट नहीं करते, ये भी एक नया रिस्क राइज हो रहा है, कंडक्ट रिस्क। तो जितने मर्जी रिस्क हम लोग बना सकते हैं, वो सारे रिस्क मेरे कोर रिस्क नहीं है, और उसको क्वांटिफाई करना इजी भी नहीं है। तो इन सब के लिए हम लोग कुछ ना कुछ स्कोर कार्ड्स यूज करते हैं, कुछ ना कुछ सब्जेक्टिव क्राइटेरिया यूज करते हैं टू असेस दीज रिस्क। बट अल्टीमेटली इसके लिए भी तो मुझे आरडब्ल्यूए कंप्यूट करना है। दैट इज माई एड ऑन आरडब्ल्यूए फॉर पिलर 2 रिस्क, दैट इज माई एड ऑन आरडब्ल्यूए फॉर पिलर 2 रिस्क। तो अल्टीमेटली एसेट्स जो है मुझे उनको रिस्क वेट असाइन करना है, मुझे उनको रिस्कीनेस असाइन करना है, राइट। तो मुझे रिस्क वेटेड एसेट्स कंप्यूट करने हैं, रिस्क वेटेड एसेट्स कंप्यूट करने हैं। तो रिस्क वेटेड एसेट्स के तीन कंपोनेंट्स हो गए। एक तो हमारा आरडब्ल्यूए फॉर पिलर 1 रिस्क, एक हमारा हो गया एड ऑन आरडब्ल्यूए फॉर पिलर 2 रिस्क, और एक हमारा हो गया एड ऑन आरडब्ल्यूए फॉर स्ट्रेस टेस्टिंग। क्या हो गया? एड ऑन आरडब्ल्यूए फॉर स्ट्रेस टेस्टिंग। अलग अलग रेगुलेशंस में अलग अलग तरीके से सेम ही बात को बोलने वाले हैं, बात सेम ही होगी कि आपको रिस्क वेटेड एसेट्स निकालना है।
इज दैट क्लियर? एंड अलग अलग रिस्क के लिए सब में हमारा कुछ ना कुछ स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच है, कुछ ना कुछ एडवांस्ड अप्रोच है। स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच में मैं सिर्फ बॉलर के टेक्निक को देख रहा हूं, उसकी लाइन लेंथ स्पीड, उसके बेसिस पे रिस्कीनेस जज कर रहा हूं, कोई मॉडलिंग नहीं, कोई हिस्टोरिकल डेटा नहीं। अगर मैं क्रेडिट रिस्क के साथ इसका एनालॉजी दूं तो क्रेडिट रिस्क में हम लोग रेटिंग्स देख के सीधा रिस्क वेट असाइन कर देते हैं। या दूसरा तरीका है कि मैं हिस्टोरिकल डेटा लूं बॉलर्स का, कि वो कितना लॉस पहुंचा सकते हैं, कितने विकेट्स उन्होंने लिए हैं, कितने रन्स दिए हैं, कितने मेडन ओवर्स दिए हैं, उसके बेसिस पे मैं एस्टिमेट करूं कि मेरे क्या अनएक्सपेक्टेड लॉस होंगे, एंड देन वहां से इंटू 12.5 टाइम्स करके अपना आरडब्ल्यूए निकालो। एडवांस्ड अप्रोचेस, राइट? तो वी हैव स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोचेस फॉर एवरी रिस्क, फॉर क्रेडिट रिस्क, फॉर मार्केट रिस्क, फॉर ऑपरेशनल रिस्क। सबके लिए हमारा स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोचेस है, एंड सबके लिए हमारा एडवांस्ड अप्रोचेस भी है। किसी को राइट हैंड साइड में कोई डाउट? रेशमा का क्वेश्चन आया, प्लीज रिपीट इंटरेस्ट रेट रिस्क इन द बैंकिंग बुक। तो मैंने बोला कि फॉर एग्जांपल आपका एक फ्लोटिंग लोन है जो आपने 8% पे दिया है। कल को अगर रेट्स गिर गए मार्केट में तो आप 8% की जगह 7% कमाओगे सपोज। तो आपका जो नेट इंटरेस्ट इनकम का एक्सपेक्टेशन है, जो आप 8% के हिसाब से एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो गिर के आप 7% के हिसाब से आएगा। तो वो आपका इंटरेस्ट रेट रिस्क है। तो ट्रेडिंग बुक में तो इंटरेस्ट रेट रिस्क होता ही है, सबको पता है, बट हमारे बैंकिंग बुक में लोन पोर्टफोलियो में भी इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है। लोगों को ये लगता है कि लोन पोर्टफोलियो में सिर्फ क्रेडिट रिस्क है, ऐसा नहीं है, वहां पे भी हमारा इंटरेस्ट रेट रिस्क भी अराइज होता है। ठीक है? तो ये हमारा राइट हैंड साइड हो गया, विच इज माई एसेट्स। नाउ कमिंग टू द लेफ्ट हैंड साइड, मैं बोल रहा हूं ये जो एसेट्स हैं आपके, जो भी आपका लेंडिंग बुक है या जो भी आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसके कारण रिस्क अराइज होगा। दो तरह के रिस्क अराइज होते हैं। दो तरह के रिस्क अराइज होते हैं, अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं, लिक्विडिटी रिस्क, दूसरा सॉल्वेंसी रिस्क। कौन कौन से रिस्क? लिक्विडिटी रिस्क, दूसरा सॉल्वेंसी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क है, पैसा आएगा, राइट, बट पैसे का जो टाइमिंग है ना, वो फेवरेबल नहीं है। आज डिपॉजिटर ने आपको पैसा दिया है, वो कभी भी अपना पैसा विड्रॉ करने आ सकता है बैंक से। आपने लेंडिंग लॉन्ग टर्म के लिए किया है, आपने डिपॉजिटर से पैसा लिया और उसको लॉन्ग टर्म के लिए लेंड कर दिया। नाउ जो आपने लोन्स दिए हैं उससे पैसा आएगा, कोई डिफॉल्ट नहीं होंगे, बट पैसा तो लॉन्ग टर्म में आएगा, और डिपॉजिटर को तो आपको शॉर्ट टर्म में चुकाना है, राइट? तो देर इज अ टाइमिंग मिसमैच, जिसके कारण मेरा लिक्विडिटी रिस्क अराइज होगा। लिक्विडिटी रिस्क क्या है? कि मेरे पास उस टाइम पे लिक्विडिटी नहीं है टू पे द डिपॉजिटर्स। तो मैं डिपॉजिटर को मना नहीं कर सकता ना कि मेरे पास लिक्विडिटी नहीं है। तो अगर आपने ठीक से मैनेज नहीं किया तो आपका लिक्विडिटी रिस्क अराइज हो सकता है। लिक्विडिटी रिस्क को मैनेज करने के लिए हम लोग बोलते हैं कि आप हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स में इन्वेस्ट करो। हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स में इन्वेस्ट करो, जिसको आप इमीडिएटली बेच के खराब टाइम पे लिक्विडेट कर सको, पैसा रियलाइज कर सको, एंड डिपॉजिटर को पे कर सको अगर कोई डिपॉजिटर का विड्रॉल रिक्वेस्ट आ गया। या दूसरा, यूज स्टेबल सोर्सेज ऑफ फंडिंग। जैसे फॉर एग्जांपल कासा वर्सेस फिक्स्ड डिपॉजिट, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट वर्सेस एफडी, कौन सा ज्यादा स्टेबल है? तो एफडीज आपके स्टेबल है ना, बिकॉज वो लॉक्ड रहते हैं, राइट? तो कासा से ज्यादा एफडीज लेके आओ। तो लिक्विडिटी रिस्क के लिए हम लोग या तो हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स में कुछ पैसा रखने को बोलते हैं, या हम लोग बोलते हैं कि स्टेबल सोर्सेज ऑफ फंडिंग को यूज करो। या तो एसेट ऐसे लो जिसको बेच के आप तुरंत पैसा रियलाइज कर सको, या ऐसा नौबत ही ना आए कि आपको विड्रॉल रिक्वेस्ट मिले, उसके लिए आप स्टेबल सोर्स ऑफ फंडिंग को यूज करो, राइट? तो स्टेबल डिपॉजिटर्स को यूज करो। तो वो मेरा लाइबिलिटी साइड आ गया ना, डिपॉजिटर, इसीलिए मैंने उसको लाइबिलिटी साइड पे डाला है। तो लिक्विडिटी रिस्क के लिए आपको कुछ रेशोज मेंटेन करनी होती है, जैसे कि लिक्विडिटी कवरेज रेशो, नेट स्टेबल फंडिंग रेशो, लेवरेज रेशो। ठीक है? तो वो हमारे लिक्विडिटी रिस्क को केटर करने के लिए है। दूसरा है हमारा सॉल्वेंसी रिस्क। सॉल्वेंसी रिस्क क्या है? कि मेरे जो लोन्स हैं उसमें इतने लॉसेस हो गए, इतने डिफॉल्ट्स हो गए कि मेरे पास पैसा ही नहीं आ रहा, और अगर पैसा आ ही नहीं रहा तो मैं डिपॉजिटर को चुका ही नहीं पाऊंगा, मैं इनसॉल्वेंट हो जाऊंगा, राइट? दैट इज अ सॉल्वेंसी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क ये नहीं था। लिक्विडिटी रिस्क था पैसा आएगा बट उसका टाइमिंग मैच नहीं कर रहा, राइट? मेरे पास सैलरी है बट मेरे पास 10th तारीख को सैलरी नहीं है टू पे अ सर्टेन लाइबिलिटी, राइट? बट सॉल्वेंसी रिस्क में हम लोग बोल रहे हैं कि मेरे पास पैसा आएगा ही नहीं, बिकॉज बहुत सारे डिफॉल्ट्स हो जाएंगे, तो उसके कारण आई विल नॉट बी एबल टू पे बैक द डिपॉजिटर्स, एंड इनसॉल्वेंसी का रिस्क हो जाएगा। दैट इज सॉल्वेंसी रिस्क। इसी के लिए हम लोग कैपिटल मेंटेन करते हैं।
इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल मेंटेन करते हैं। तो इसके लिए यू हैव अवेलेबल कैपिटल, यू हैव अवेलेबल कैपिटल। वो अवेलेबल कैपिटल को एज पर द डिफरेंट क्वालिटी हम लोग उसको टीयर कर सकते हैं इनटू टीयर वन, कॉमन इक्विटी टीयर वन, एडिशनल टीयर वन एंड टीयर टू। तो कॉमन इक्विटी टीयर वन आपका हाईएस्ट क्वालिटी कैपिटल है, एडिशनल टीयर वन आपका मीडियम क्वालिटी कैपिटल है, एंड टीयर टू आपका यू कैन से लोअर क्वालिटी कैपिटल है। बट तीनों आपके अवेलेबल कैपिटल के पार्ट बनेंगे। तो जो मैं एनालॉजी यूज कर रहा था कि बॉलर्स को नुकसान पहुंचाना है, तो बॉलर्स को फेस करने के लिए बैट्समैन है। नाउ वी हैव सम स्टार बैट्समैन, विराट कोहली, दैट इज कॉमन इक्विटी टीयर वन। वी हैव सपोज सपोर्टिंग बैट्समैन, ठीक है, स्काई, सपोर्टिंग बैट्समैन, एडिशनल टीयर वन। एंड देन वी हैव हार्दिक पांड्या, टीयर टू। क्यों हार्दिक पांड्या को टीयर टू बोल रहा हूं, बिकॉज टीयर टू में हमारे आते हैं सबऑर्डिनेट डेट, जो कि डेट है लेकिन कैपिटल का काम भी कर सकते हैं खराब टाइम में। मतलब डेट में क्लॉज रहता है कि इट विल कन्वर्ट टू इक्विटी एट द टाइम ऑफ क्राइसिस। तो मतलब ऑलराउंडर्स है। तो हार्दिक इज अ ऑलराउंडर टीयर टू, हार्दिक इज अ ऑलराउंडर टीयर टू। देन वी हैव स्टार बैट्समैन, कॉमन इक्विटी टीयर वन। इसमें मेरा इक्विटी शेयर्स आएगा, मेरा रिटेन्ड अर्निंग्स आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस, हाईएस्ट क्वालिटी कैपिटल, स्टार बैट्समैन। एंड देन वी हैव सपोर्टिंग बैट्समैन, वी हैव सपोर्टिंग बैट्समैन, वो मेरा क्या हो गया, एडिशनल टीयर वन, एडिशनल टीयर वन। इसमें हमारा आ गया सपोज प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। तो मेरे इक्विटी शेयर्स, मेरा रिटेन्ड अर्निंग्स आ गया कॉमन इक्विटी टीयर वन में, मेरे प्रेफरेंस शेयर्स आ गए एडिशनल टीयर वन में, मेरा सबऑर्डिनेट डेट आ गया टीयर टू में। सिंस ये आपका हाईएस्ट क्वालिटी कैपिटल है, तो 100% आप उसको काउंट कर सकते हो, 100% अमाउंट इज एलिजिबल। एडिशनल टीयर वन में सिंस इट इज नॉट हाईएस्ट क्वालिटी, इट इज मीडियम क्वालिटी, तो हम लोग एलिजिबल रख रहे हैं अप टू 1.5% ऑफ आरडब्ल्यूए। आप जो आरडब्ल्यूए निकालोगे ना, उसका अप टू 1.5% ही अलाउड है इन एडिशनल टीयर वन। एंड टीयर टू में एलिजिबल कैपिटल इज 2%, अप टू 2% ऑफ आरडब्ल्यूए। ठीक है, आइडियली आपको लग रहा है कि एडिशनल टीयर वन में ज्यादा होना चाहिए, टीयर टू में कम होना चाहिए, बट दिस इज हाउ द नंबर्स हैव बीन गिवन। एडिशनल टीयर वन में अप टू 1.5% ऑफ आरडब्ल्यूए एंड टीयर टू में अप टू 2% ऑफ आरडब्ल्यूए। बट अल्टीमेटली मुझे अवेलेबल कैपिटल निकालना है। मैं बॉलर्स का रिस्क देखा थ्रू आरडब्ल्यूए, सामने मैंने बैट्समैन खड़े किए हैं, वो बैट्समैन के जो मेरा क्वालिटी है उसके बेसिस पे आई एम कंप्यूटिंग अवेलेबल कैपिटल, कि आपके पास किस तरह के बैट्समैन अवेलेबल है टू फेस द बॉलर, राइट। नाउ हम लोग जब स्ट्रेस टेस्टिंग करेंगे तो मेरा आरडब्ल्यूए तो इंक्रीज होगा ही, कई बारी हमारा अवेलेबल कैपिटल भी रिड्यूस होता है। तो वो भी मैं आपको एग्जांपल से दिखाऊंगा, एक्सेल एग्जांपल से, कि जब हम लोग स्ट्रेस टेस्टिंग करते हैं तो उसके कारण मेरे आरडब्ल्यूए तो बढ़ेंगी, काफी बारी मेरा अवेलेबल कैपिटल भी गिरता है। तो पहले मैं एलिजिबल कैपिटल निकाल लूंगा एंड देन उसमें रिडक्शन भी कंसिडर करूंगा बिकॉज ऑफ स्ट्रेस टेस्टिंग। And then I have to compute capital adequacy ratio. I have to compute capital adequacy ratio. Capital adequacy ratio क्या होता है, मेरा कितना eligible available capital है डिवाइड बाय टोटल RWA। मेरा कितना एलिजिबल अवेलेबल कैपिटल है डिवाइड बाय टोटल RWA, राइट। तो ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेरे को निकालना होता है। अब रेगुलेटर ने क्या बोला है कि आपका जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है उसका थ्रेशोल्ड इज 11.5%, कि वो मिनिमम 11.5% होना चाहिए। आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो शुड बी मिनिमम 11.5%। अभी जब एग्जांपल से सिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इनफैक्ट अलग अलग थ्रेशोल्ड है, कॉमन इक्विटी टीयर वन का भी थ्रेशोल्ड है कि वो मिनिमम 5.5% होना चाहिए। ठीक है, आपका एक कैपिटल कंजर्वेशन बफर होता है, कैपिटल कंजर्वेशन बफर या काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर। तो सपोज मैं काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर बोल रहा हूं तो वो मिनिमम 2.5% होना चाहिए, वो भी आपका कॉमन इक्विटी के अंदर ही होता है। ठीक है, देन आपका एडिशनल टीयर वन है विच इज मैक्सिमम 1.5%। टीयर वन है आपका टोटल, अगर आप करोगे इसको तो टोटल कितना बनेगा, 5.5 प्लस 2.5 प्लस 1.5, तो यह आएगा आपका 9.5%। टीयर टू कैन बी मैक्सिमम 2%। तो आपका जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है दैट इज मिनिमम विच इज 9.5 प्लस टू 11.5%। ये 11.5% मैं इंडियन परस्पेक्टिव से बोल रहा हूं,
मिनिमम 11.5% आपको शो करना होता है। आपको कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो रेगुलेटर्स को शो करना है दैट यू हैव सफिशिएंट कैपिटल टू बियर द नॉर्मल सिचुएशंस एज वेल एज द स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। तो आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कितना होना चाहिए? 11.5% के ऊपर। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो हम लोग कंप्यूट कैसे कर रहे हैं? मेरा अवेलेबल कैपिटल, ठीक है, कैपिटल किस पे चाहिए मुझे? एसेट्स पे। बट एसेट्स को नहीं लूंगा मैं, रिस्क वेटेड एसेट्स को लूंगा। तो अवेलेबल कैपिटल डिवाइड बाय टोटल आरडब्ल्यूए, जिससे मेरा कोर आरडब्ल्यूए आ गया, मेरा एड ऑन आ गया फॉर स्ट्रेस टेस्टिंग, एंड मेरा एड ऑन आ गया फॉर पिलर टू रिस्क, राइट? तो दिस इज माई टोटल आरडब्ल्यूए एंड न्यूमरेटर इज माई अवेलेबल कैपिटल। इज दैट क्लियर? ओके। नाउ अगर आप यहां पे देखोगे, मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि मेरा अवेलेबल या माई कार शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 11.5%, या मेरा अवेलेबल एलिजिबल कैपिटल डिवाइड बाय टोटल आरडब्ल्यूए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 11.5%। ठीक है। अगर मैं 11.5% इंटू आरडब्ल्यूए कर दूं, ये तो मैं रेशो की टर्म से बात कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं 11.5% इंटू आरडब्ल्यूए कर दूं, तो क्या मैं उसको रिक्वायर्ड कैपिटल बोल सकता हूं कि मुझे आरडब्ल्यूए का 11.5% चाहिए? दैट इज रिक्वायर्ड कैपिटल। 8% मिनिमम था, 8% मिनिमम था, वो अलग कंसेप्ट था, उसको भूल जाओ अब। राइट। यहां पे मैं बोल रहा हूं मेरा आरडब्ल्यूए निकल गया। अब आरडब्ल्यूए इंटू 11.5% अगर मैं करूंगा तो रिक्वायर्ड कैपिटल, तो या तो मैं रेशो की टर्म्स में रेगुलेटर को शो कर सकता हूं कि मेरे पास सफिशिएंट कैपिटल है बाय शोइंग दैट माय कैपिटल एडिक्वेसी रेशो इज अबव 11.5%, या मैं अवेलेबल कैपिटल को शो कर सकता हूं इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू रिक्वायर्ड कैपिटल। मतलब या तो अमाउंट अमाउंट टर्म्स में कंपैरिजन कर लो, या रेशो निकाल के रेगुलेटर को दिखा दो कि वो 11.5% के ऊपर है। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो ग्रेटर देन इक्वल टू 11.5%, उसको मैंने कैसे लिखा? अवेलेबल एलिजिबल कैपिटल डिवाइड बाय टोटल आरडब्ल्यूए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 11.5%। या मैंने क्या किया, मैंने 11.5% को आरडब्ल्यूए से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट? तो अवेलेबल कैपिटल इज ग्रेटर देन इक्वल टू रिक्वायर्ड कैपिटल, इसको मैं बोल रहा हूं रिक्वायर्ड कैपिटल बिकॉज 11.5% इज रिक्वायर्ड ना, राइट? तो ये मेरा रिक्वायर्ड कैपिटल हो गया। अच्छा, ये आरडब्ल्यूए कैसे निकालते हैं खासकर एडवांस्ड अप्रोच में? उसके लिए मैं अनएक्सपेक्टेड लॉस लेता हूं इंटू 12.5, यही हमने किया था। अनएक्सपेक्टेड लॉस अगर आप रेगुलेटरी गाइडलाइन से निकालते हो, अगर आप ये लॉस डिस्ट्रीब्यूशन रेगुलेटरी गाइडलाइन से निकालते हो, दैट इज कॉल्ड रेगुलेटरी रिक्वायर्ड कैपिटल। बट अगर आप ये अनएक्सपेक्टेड लॉस इंटरनल गाइडलाइन से निकालते हो, दैट इज कॉल्ड रिक्वायर्ड इकोनॉमिक कैपिटल। दैट इज कॉल्ड रिक्वायर्ड इकोनॉमिक कैपिटल। तो आप रिक्वायर्ड रेगुलेटरी कैपिटल भी निकाल सकते हो, आप रिक्वायर्ड इकोनॉमिक कैपिटल भी निकालते हो। देखो, रिक्वायर्ड रेगुलेटरी कैपिटल तो आपको निकालना ही पड़ेगा और शो करना ही पड़ेगा कि आपका अवेलेबल कैपिटल उससे ज्यादा है। बट आप काफी बारी अपने ओन एस्टिमेट्स ऑफ कैपिटल भी निकालते हो, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक कैपिटल। तो एफआरएम के अंदर आपका एक चैप्टर जो है वो इकोनॉमिक कैपिटल के ऊपर है पूरा। ठीक है। मैं क्यों एफआरएम वालों को इस क्लास में इनवाइट किया हूं? बिकॉज एफआरएम में बहुत सारे चैप्टर्स आपके गिवन है इस पूरे माइंड मैप के ऊपर, बट लोगों को समझ ही नहीं आता कौन सा चीज कहाँ फॉल कर रहा है, बिकॉज वो क्लियर नहीं करते, बिकॉज मॉडलिंग एंगल नहीं है ना। तो आपको समझ ही नहीं आएगा इकोनॉमिक कैपिटल का चैप्टर क्यों दिया है, आपको समझ ही नहीं आएगा स्ट्रेस टेस्टिंग क्यों दिया है, आपको समझ ही नहीं आएगा कि पिलर वन कैपिटल कैसे निकालते हैं वो क्यों दिया है। तो ये माइंड मैप आपको हेल्प करेगा। दैट इज व्हाट आई एम डिस्कसिंग। इकोनॉमिक कैपिटल अगर मैं इंटरनल गाइडलाइन से आरडब्ल्यूए निकाल रहा हूं, और अगर मैं बाजल के गाइडलाइंस को यूज करके अनएक्सपेक्टेड लॉस निकाल रहा हूं या आरडब्ल्यूए निकाल रहा हूं, दैट इज माय रेगुलेटरी कैपिटल। इज द फ्रेमवर्क क्लियर? क्या ये फ्रेमवर्क सबको क्लियर है? ठीक है। अब मैं एग्जांपल पे जाता हूं। एक एक एग्जांपल से मैं डिस्कस कर रहा हूं, बहुत ही टॉय एग्जांपल है, बट आपको अच्छे से समझ में आएगा उसमें। सपोज मेरा एक बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में आई हैव एसेट्स, आई हैव लाइबिलिटीज। एसेट्स में अगर आप देखोगे मेरे एडवांसेस है, ठीक है, 41,000 के। मेरे इन्वेस्टमेंट्स है, मेरे पास कैश है, मेरे पास डिपॉजिट्स है, बोरिंग्स है, कैपिटल है। कैपिटल है, बोरिंग्स है, डिपॉजिट्स है, ठीक है, सामने एडवांसेस है, इन्वेस्टमेंट्स है, कैश है। इन्वेस्टमेंट्स मैंने बैलेंसिंग फिगर लिया है कि ऑब्वियसली पैसे को पहले आप लेंड करते हो, जो भी आपके पास सरप्लस बचता है ट्रेजरी डिवीजन क्या करेगा, उसको इन्वेस्ट कर देगा मार्केट में, बिकॉज हम लोग सरप्लस फंड्स को आइडल नहीं रखेंगे, उसको इन्वेस्ट करेंगे। तो वो मैंने बैलेंसिंग फिगर लिया है। नाउ मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अपने एडवांसेस को डिवाइड कर रहा हूं इनटू डिफरेंट स्टेजेस। एक स्टेजिंग का कंसेप्ट होता है S1 S2 S3, ठीक है।
S1 S2 S3 क्या शो कर रहा है कि व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ एडवांसेस। मैं एडवांसेस की क्वालिटी को डिवाइड कर रहा हूं इनटू स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 क्या है मेरा? ठीक है, जो भी आपके लोन्स है, जो भी बिल्कुल हेल्दी लोन्स है, वो आपके स्टेज 1 में आएंगे। जिन लोन्स में, ठीक है, आपको दिख रहा है कि हेल्थ खराब हो रहा है, वो आपके स्टेज 2 में आएंगे। एंड जो लोन्स आपके ऑलरेडी डिफॉल्ट कर चुके हैं, वो आपके स्टेज 3 में आएंगे। तो मैं सिंपल कुछ नहीं कर रहा, ये स्टेजिंग का कंसेप्ट कुछ डिफिकल्ट नहीं है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपने एडवांसेस को अलग अलग ग्रेड्स में डिवाइड कर रहा हूं डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी। तो जो मेरे हेल्दी अकाउंट्स हैं वो स्टेज 1 में आएंगे। जिन अकाउंट्स में हेल्थ खराब हो रहा है वो स्टेज 2 में आएंगे। एंड जो अकाउंट्स आपके ऑलरेडी डिफॉल्ट कर चुके हैं वो आपके स्टेज 3 में आएंगे। तो मैंने ये एक्सपोजर को डिवाइड कर लिया। ये कैसे डिवाइड किया वो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन अभी नहीं है। मैंने डिवाइड कर लिया कि मेरे 65% अकाउंट्स हेल्दी है, ठीक है, देन 25% अनहेल्दी है, एंड 10% तो डिफॉल्ट ही कर चुके हैं। तो ये एक्सपोजर का मैंने स्प्लिट ले लिया। नाउ आपको क्या करना है, आपको हर एक तरह के अकाउंट के लिए प्रोविजंस रखने होते हैं। एक्सपेक्टेड लॉस को भी कवर करना है हमें, हमें अनएक्सपेक्टेड लॉस को भी कवर करना है, ठीक है। तो प्रोविजंस मैंने यहां पे निकाले हैं। प्रोविजंस आप देख रहे हो, S1 के लिए 0.2%, S2 के लिए 6%, S3 के लिए 20%। इज इट लॉजिकल कि S1 के लिए प्रोविजंस कम है, मैं कम प्रोवाइड फॉर कर रहा हूं, S2 के लिए प्रोविजन ज्यादा है, एंड S3 के लिए सबसे ज्यादा है? यस, इट्स लॉजिकल। जो आपके हेल्दी अकाउंट्स है उसके लिए आपको कम प्रोवाइड फॉर करना होगा, S2 के लिए ज्यादा करना होगा, और S3 के लिए तो हाईएस्ट है। मैं रिस्क वेट भी असाइन करूंगा। कैसे असाइन करूंगा? बेस्ड ऑन स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच या एडवांस्ड अप्रोच, वो मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है, वो मॉडलिंग का पार्ट है। बट मैंने सबको रिस्क वेट भी असाइन कर दिया। अगेन, स्टेज 1 के लिए मेरा रिस्क वेट लोअर है, स्टेज 2 के लिए हायर है, एंड S3 के लिए हाईएस्ट है। राइट? तो मेरे पास क्या आ गया? मेरे पास एक्सपोजर का स्प्लिट आ गया, मेरे पास प्रोविजंस आ गया, और मेरे पास RWA आ गए। मुझे अल्टीमेटली इंटरेस्ट है टोटल RWA में, ठीक है। तो यहां मैंने क्रेडिट RWA निकाल लिया, कितना? 25,001। ये परसेंटेजेस मैंने यहां पे एज्यूम किए हैं, हार्ड कोडेड फिगर, बट ये आपके किसी ना किसी मॉडल से आएंगे, किसी ना किसी मॉडल से आएंगे। वो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है। मैं आपको क्या कर रहा हूं, एक पूरा माइंड मैप दे रहा हूं। मैं कोई आपको ग्रेनुलर मॉडलिंग नहीं सिखा रहा हूं यहाँ पे। तो माइंड मैप के हिसाब से समझना प्लीज, कि मैं एक्सपोजर को स्प्लिट कर रहा हूं, उसके बेसिस पे मेरे पास प्रोविजंस आ रहा है और मेरे पास रिस्क वेटेड एसेट आ रहे हैं। मुझे सिर्फ ये समझना है कि ऑब्वियसली मेरे S1 में हाईएस्ट अकाउंट्स होंगे, मेरा प्रोविजंस जो है वो S1 के लिए लोएस्ट होगा, S3 के लिए हाईएस्ट होंगे। मेरे रिस्क वेट्स जो है वो S1 के लिए लोएस्ट होंगे, S3 के लिए जनरली हाईएस्ट होंगे। तो मैंने यहाँ पे क्रेडिट RWA निकाल लिया 25,001। मेरे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें भी लॉसेस हो सकते हैं, उसमें भी मैं अनएक्सपेक्टेड लॉस निकाल सकता हूं। दैट इंटू 12.5 करके अपना RWA निकाल सकता हूं। तो वो मैंने यहाँ पे दिखाया नहीं, बट मैंने RWA निकाल लिया। मैंने यहाँ पे नंबर एज्यूम किया कि जो भी मेरे इन्वेस्टमेंट्स है उसके सामने मेरा RWA कितना आ रहा है, अराउंड 5462। उसके अलावा बैंकिंग में बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, वो ऑपरेशंस में आपके सिस्टम फेलियर होंगे, आपके फ्रॉड्स होंगे, उसके कारण भी आपके लॉसेस होंगे। उसके लिए भी मैंने RWA निकाल लिया, वो भी मैंने यहाँ पे एज्यूम किया है 2597। ठीक है, मैं नंबर्स एज्यूम कर रहा हूँ, ये किसी ना किसी मॉडल से आएंगे आपके। या तो वो मॉडल, ठीक है, लॉसेस को मॉडल करेगा, अनएक्सपेक्टेड लॉस, दैट इंटू 12.5 टाइम्स करके आएंगे, या कोई स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच से आपको सीधा ये RWA मिल जाएगा। राइट? तो मेरे पास ये RWA आ गया, क्रेडिट RWA, मार्केट RWA, ऑपरेशनल RWA। तो मेरा टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स कितना हुआ? 33,060। सामने मेरे पास कैपिटल है, ठीक है, सामने, 1 सेकेंड, यस, ओके, this total is coming 69,400, this total is coming 69,400। ओके, तो सामने मेरे पास कैपिटल है, वो कैपिटल को मैंने 3 पार्ट्स में स्प्लिट किया है, कॉमन इक्विटी टीयर 1, एडिशनल टीयर 1, टीयर 2। ठीक है, उसके क्राइटेरियाज है कि कौन सा कैपिटल आपका कॉमन इक्विटी टीयर 1 में आएगा। जनरली जो भी आपके इक्विटी शेयर्स है और आपका जो रिटेन्ड अर्निंग्स है वो कॉमन इक्विटी टीयर 1 में आएगा। जो भी आपके परपेचुअल प्रेफरेंस शेयर्स है वो आपके एडिशनल टीयर 1 में आएंगे, ठीक है। और जो भी आपका सबऑर्डिनेट डेट है वो आपका टीयर 2 में आएगा। तो आप सोच रहे होंगे कि डेट टीयर 2 में क्यों आ रहा है? डेट मतलब हम लोग बोल रहे हैं उस डेट में क्लॉज रहेगा कि कल को वो इक्विटी में कन्वर्ट हो सकता है अगर कोई क्राइसिस का टाइम हुआ, तो इसलिए उसको कैपिटल में ले रहे हैं, बट लोएस्ट क्वालिटी में ले रहे हैं। मैंने यहां पे स्प्लिट भी ले लिया
कि मेरा कॉमन इक्विटी टीयर वन कितना है, मेरा एडिशनल टीयर वन कितना है, मेरा टीयर टू कितना है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, टोटल कैपिटल आ गया। क्या आ गया, टोटल कैपिटल। मेरे पास RWA है, मेरे पास अवेलेबल कैपिटल है। नाउ अवेलेबल कैपिटल में आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने क्या फॉर्मूला लगाया है कि मैं कॉमन इक्विटी टीयर वन 100% लूंगा, बट मैं एडिशनल टीयर वन कितना लूंगा, मिनिमम ऑफ जितना आपका है या 1.5% ऑफ RWA, बिकॉज उतना ही एलिजिबल है। और मैं टीयर टू में कितना लूंगा, मिनिमम ऑफ जितना आपका टीयर टू में है, कॉमा 2% ऑफ RWA। राइट। तो ठीक है, मेरे पास एलिजिबल कैपिटल आ गया कि मेरा कितना कैपिटल एलिजिबल होगा। तो मेरा एलिजिबल कैपिटल है 5757, और मेरे पास RWA है कितना, 33,060। क्या मैंने इसमें अभी कोई स्ट्रेस टेस्टिंग लिया है, नहीं। क्या मैंने पिलर टू लिया है, नहीं। मैं सिंपल दिखा रहा हूं कि सपोज मेरा सिर्फ कोर RWA है, क्रेडिट रिस्क के लिए, मार्केट रिस्क के लिए, ऑपरेशनल रिस्क के लिए, तो मेरे पास RWA आ गया, मेरे पास यहां पे कैपिटल आ गया। अब मैं क्या करूंगा, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो निकालूंगा। राइट। अच्छा, बैंक्स में ऑब्वियसली जो आप लेंडिंग कर रहे हो उससे आपका इंटरेस्ट इनकम भी आएगा। तो मैं यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम निकाल रहा हूँ सिर्फ हेल्दी अकाउंट से। जो आपके S1 है और S2 है, जो डिफॉल्ट कर दिए उससे तो आपको कुछ इंटरेस्ट कमाने को मिलेगा नहीं। जो आपके S1 और S2 अकाउंट है, सपोज उससे आप 6% इंटरेस्ट ऑन एन एवरेज चार्ज करते हो, और डिपॉजिटर को भी आप इंटरेस्ट पे करते हो, सपोज डिपॉजिटर्स को आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो 3.5%। ठीक है, मैं इसमें डिपॉजिटर्स और बोरिंग दोनों भी ले सकता हूं, दैट्स टोटली फाइन। आई कैन टेक डिपॉजिटर्स प्लस बोरिंग एज वेल। ठीक है, ये मैं सिंपल एग्जांपल आपको दिखा रहा हूं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां पे इंटरेस्ट कॉस्ट आ जाएगा। तो मैं सपोज इसको 2.5% ले लेता हूं कि मेरा डिपॉजिटर एंड जो मेरे बोरिंग्स है उसको मिला के मेरे को 2.5% ऑन एन एवरेज पे करना है। तो मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट कितना आया, 1591। या इसको 3% कर देते हैं टू मेक द नंबर्स मोर रियलिस्टिक। ठीक है, एग्जाम्पल चल रहा है, इसको एग्जाम्पल की तरह ही समझना प्लीज। तो सपोज आ रहा है 1909, तो मेरा नेट इंटरेस्ट इनकम कितना आ रहा है, 306। 306 वो नेट इंटरेस्ट इनकम मैंने कैश में ऐड किया है कि मेरा जो भी पहले कैश था उसमें सपोज मैं सारा का सारा नेट इंटरेस्ट इनकम कैश में जनरेट कर रहा हूं, दैट इज माय एजम्पशन। तो मेरे पास नेट इंटरेस्ट इनकम भी आ गया 306। नाउ मेरा जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो है उसमें मुझे क्या चाहिए, अवेलेबल कैपिटल डिवाइड बाय RWA। तो मैंने यहां पे वही किया है, अवेलेबल कैपिटल डिवाइड बाय RWA। बट मैंने अवेलेबल कैपिटल में एक चीज माइनस की है और एक चीज ऐड किया। क्या माइनस किया, प्रोविजंस। मैं एज्यूम कर रहा हूं इस कैपिटल में अभी प्रोविजंस एडजस्टेड नहीं है, तो रिटेन्ड अर्निंग्स जो है वो आपका कम होगा अगर आप प्रोविजंस सेट असाइड करते हो। अगर आप प्रोविजंस सेट असाइड करते हो तो आपका रिटेन्ड अर्निंग्स कम होगा। एग्रीड और नॉट। तो मेरा रिटेन्ड अर्निंग्स कम हो रहा है जिसके कारण मेरा कैपिटल कम होगा, तो इसलिए मैंने उसको माइनस कर दिया। और मेरा नेट इंटरेस्ट इनकम के कारण, ठीक है, मेरा कैपिटल बढ़ेगा। मैंने एज्यूम किया कि वो अभी मेरे बैलेंस शीट में एडजस्टेड नहीं था, तो मैं यहां पे कर रहा हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, सिंपल मेरा जो कैपिटल आया एलिजिबल अवेलेबल कैपिटल माइनस प्रोविजंस प्लस नेट इंटरेस्ट इनकम। राइट। तो मेरा कैपिटल एडिक्वेसी रेशो आ गया 13.87%। मेरा थ्रेशोल्ड है 11.5%। सो आई एम गिविंग अ ग्रीन स्टेटस टू द मॉडल। हम लोग मॉडल्स को रैग स्टेटस प्रोवाइड करते हैं, रेड एम्बर ग्रीन। तो मैंने सपोज एम्बर दिया है ग्रेटर देन 8% को, ग्रीन दिया है ग्रेटर देन 11.5% को, और रेड दिया है लेस देन 8% को। ठीक है, तो एक क्राइटेरिया है रैग स्टेटस देने का, दैट्स टोटली फाइन। बट दिस इज हाउ आई एम कंप्यूटिंग माई कैपिटल एडिक्वेसी रेशो। और मैं रेगुलेटर को शो करूंगा कि मेरा कैपिटल सफिशियंट है। मैं रेगुलेटर को शो करूंगा मेरा कैपिटल सफिशियंट है। राइट। वापिस से मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास एसेट्स है, मेरे पास लाइबिलिटीज है। यहाँ पे आपको एसेट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको लाइबिलिटीज का अमाउंट दिख रहा है। लाइबिलिटीज में मैंने डिपॉजिट्स लिया है, बोरिंग लिया है, कैपिटल लिया है, एसेट में एडवांसेस लिया है, कैश लिया है, इन्वेस्टमेंट्स मेरा बैलेंसिंग फिगर है। मैं अपने एडवांसेस को अलग अलग क्वालिटी में ग्रेड कर रहा हूँ, S1 S2 S3। S1 इज माई हेल्दी अकाउंट्स, S2 इज अनहेल्दी अकाउंट्स, S3 इज डिफॉल्टेड अकाउंट्स। तो मैंने एक्सपोजर को उसमें स्प्लिट कर लिया। नाउ अलग अलग एक्सपोजर्स के लिए आपको प्रोविजंस भी रखने हैं। ऑब्वियसली जो आपके हेल्दी अकाउंट्स है उसके लिए आपको कम प्रोवाइड फॉर करना पड़ेगा, और आपके जो डिफॉल्टेड एक्सपोजर है उसके लिए आपको ज़्यादा प्रोवाइड फॉर करना पड़ेगा। आप सबको रिस्क वेट भी असाइन करोगे तो रिस्कीनेस जो है वो हेल्दी अकाउंट्स की कम रहेगी एंड डिफॉल्टेड अकाउंट्स की ज़्यादा रहेंगी। तो मैंने रिस्क वेट भी असाइन कर दिया। इससे मुझे क्रेडिट रिस्क का RWA मिल गया, क्रेडिट रिस्क का RWA मैंने ले लिया। उसी तरह से
मैं अपना मार्केट आरडब्ल्यूए निकाल सकता हूँ, जो मेरे इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें अनएक्सपेक्टेड लॉस हो सकते हैं, वो मॉडल करके दैट इंटू 12.5 टाइम्स करके मैं मार्केट आरडब्ल्यूए भी निकाल सकता हूँ। सिमिलरली मैं ऑपरेशनल रिस्क के कारण, फ्रॉड्स के कारण या सिस्टम फेलियर्स के कारण मेरे कितने अनएक्सपेक्टेड लॉस होंगे वो मॉडल करके दैट इंटू 12.5 टाइम्स करके मैं अपना ऑपरेशनल आरडब्ल्यूए निकाल सकता हूं। तो मेरे पास टोटल आरडब्ल्यूए आ जाएगा। सामने मेरे पास कैपिटल है, वो कैपिटल को मैं डिवाइड कर रहा हूं इनटू कॉमन इक्विटी टीयर वन, एडिशनल टीयर वन, टीयर टू, कॉमन इक्विटी टीयर वन, एडिशनल टीयर वन, टीयर टू। तो मेरे पास यहाँ पे टोटल कैपिटल आ गया, बट उसमें मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी देखा है कि मेरा कॉमन इक्विटी टीयर वन जो हाईएस्ट क्वालिटी है वो 100% एलिजिबल है। ठीक है। मेरा जो एडिशनल टीयर वन है दैट इज अलाउड ओनली अप टू 1.5% ऑफ आरडब्ल्यू एंड मेरा जो टीयर टू है वो अलाउड है अप टू 2% ऑफ आरडब्ल्यू। तो उसके हिसाब से मेरा एलिजिबल अवेलेबल कैपिटल आ गया। राइट नाउ कैपिटल में मुझे प्रोविजंस का एडजस्टमेंट भी करना है, तो मैं यहाँ पे प्रोविजंस का एडजस्टमेंट कर रहा हूँ एंड मैं यहाँ पे नेट इंटरेस्ट इनकम को भी ऐड कर रहा हूँ, उसके कारण मेरा कैपिटल बढ़ेगा, एलिजिबल अवेलेबल कैपिटल। दैट डिवाइड बाय आरडब्ल्यूए विल गिव मी माय कैपिटल एडिक्वेसी रेशो एंड दिस कैपिटल एडिक्वेसी रेशो शुड बी अबव 11.5%। अगर वैसा है तो रेगुलेटर आपको ग्रीन सिग्नल दे देगा कि आपके पास सफिशिएंट कैपिटल है टू हैंडल एनी काइंड ऑफ सिचुएशन। दैट इज हाउ वी रिपोर्ट टू द रेगुलेटर दैट वी हैव सफिशिएंट कैपिटल और नॉट। तो ये मेरा टी इक्वल टू जीरो पे है आज खड़े होके। नाउ सपोज एक क्वार्टर बीतता है, सपोज एक क्वार्टर बीतता है, तब क्या होगा वो सिचुएशन अपने को लेना है। सपोज एक क्वार्टर बीतता है तब क्या होगा उसका बात करते हैं। सपोज एक क्वार्टर बीत गया तो आपका बैलेंस शीट ग्रो भी करेगा, आपके एडवांसेस ग्रो करेंगे, आपके डिपॉजिट्स ग्रो करेंगे, यस और नो। तो यहां पे आपके एडवांसेस ग्रो करेंगे, या तो आप सीधा नेट ग्रोथ को मॉडल कर लो कि आपके एडवांसेस कितने ग्रो करेंगे, और आप सीधा नेट ग्रोथ को मॉडल कर लो कि आपके डिपॉजिट्स कितने ग्रो करेंगे, या आप एडवांसेस के कंपोनेंट्स को मॉडल कर सकते हो। एडवांसेस के दो कंपोनेंट्स हैं, कुछ तो हमारे लोन्स मैच्योर हो जाएंगे इस क्वार्टर में एंड कुछ हमारे न्यू ओरिजिनेशन होंगे। तो मैंने कंपोनेंट्स को मॉडल करके निकाला है कि मेरे एडवांसेस कितने होंगे। सिमिलरली डिपॉजिट्स में या तो सीधा नेट ग्रोथ को मॉडल कर लो या डिपॉजिट्स के कंपोनेंट्स को मॉडल कर लो। सपोज डिपॉजिट के कंपोनेंट क्या हो गए कि कुछ डिपॉजिटर छोड़ के चले जाएंगे, दैट इज माय रन ऑफ, एंड बहुत सारे डिपॉजिटर न्यू आ जाएंगे, दैट इज माय न्यू ओरिजिनेशन। तो मैंने दोनों कंपोनेंट्स को पकड़ के मॉडल किया है। मैं नेट ग्रोथ को भी मॉडल कर सकता था, मैं नेट ग्रोथ को भी मॉडल कर सकता था। मेरे पास एडवांसेस आ गए, मेरे पास डिपॉजिट्स आ गए, बोरिंग्स मैं सेम मान रहा हूं, कैपिटल मैं सेम मान रहा हूं। ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स अगेन मेरा बैलेंसिंग फिगर है। नाउ मेरा जो स्टेज वाइज एक्सपोजर है, सपोज माय परसेंटेज रिमेन्स सेम, सपोज माय परसेंटेज रिमेन्स सेम, तो मेरे पास हर एक एक्सपोजर के लिए प्रोविजंस आ गया, आरडब्ल्यूए आ गया। अगेन मैंने क्या किया, क्रेडिट आरडब्ल्यूए, मार्केट आरडब्ल्यूए, ऑपरेशनल आरडब्ल्यूए निकाल लिया। मैंने मार्केट आरडब्ल्यूए को चेंज किया है इन प्रोपोर्शन टू द न्यू इन्वेस्टमेंट साइज। मैंने ऑपरेशनल आरडब्ल्यूए को भी चेंज किया है इन प्रोपोर्शन टू द टोटल एसेट साइड। अगर आपका टोटल एसेट्स चेंज होंगे, आपका पूरा बैलेंस शीट का साइज चेंज होगा, तो आपके ऑपरेशंस बढ़ेंगे, ऑपरेशंस बढ़ेंगे तो रिस्कीनेस बढ़ेगा। तो वो मैंने प्रोपोर्शनैलिटी से सिंपल एज्यूम कर लिया मेरा मार्केट आरडब्ल्यूए कितना होगा और ऑपरेशनल आरडब्ल्यूए कितना होगा। तो मेरे पास यहाँ पे टोटल आरडब्ल्यूए आ गया 36,043। मेरा कैपिटल, ठीक है, वही है कैपिटल, कॉमन इक्विटी टीयर वन, एडिशनल टीयर वन, टीयर टू, थोड़ा सा अमाउंट चेंज हो रहा है, ऑल दो मेरा टोटल सेम है, बट मेरा सिंस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज हो गया। 1 सेकेंड, 4755, दिस इज 603 एंड दिस इज 507। तो अगर इसका टोटल करते हैं तो इट वॉज कमिंग आउट टू बी 5865। तो लेट मी मेक इट 5865, दैट वॉज द सम। राइट। तो पहले मेरा 5865 का कैपिटल था, बट एलिजिबल कितना था, 5757। अब मेरा एलिजिबल कैपिटल भी कितना है, 5802। क्यों मेरा एलिजिबल कैपिटल ज्यादा है, बिकॉज मेरे आरडब्ल्यूए चेंज हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 1.5% या 2%, तो मेरा एलिजिबल कैपिटल बढ़ रहा है, दैट इज 5802, दैट इज टोटली फाइन। मैं अगेन कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो निकाल रहा हूं। मेरा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है वो कम हो रहा है फ्रॉम 13.87% टू 12.58%। अगर आप देखोगे मैंने एक्सपोजर में जो ग्रेडिंग है वो ऑलमोस्ट सिमिलर रखा है। मतलब मेरा स्टेज वन का एक्सपोजर 65%, स्टेज टू का 25%, स्टेज थ्री का 10%, तब भी मेरा कैपिटल एडिक्वेसी रेशो कम हो रहा है। कैन एनीवन टेल मी द रीजन वाई मेरा कैपिटल एडिक्वेसी रेशो कम हो रहा है, इवन दाउ
मेरा जो क्वालिटी है एक्सपोजर्स का वो सिमिलर है काफी, तब भी मेरा कैपिटल एडिक्वेसी रेशो काफी कम हो रहा है, फ्रॉम 13.87% टू 12.58%. कैन एनीवन टेल मी द रीजन? कैन एनीवन टेल मी द रीजन व्हाई इज माय कैपिटल एडिक्वेसी रेशो गोइंग डाउन, इवन दाउ मेरा जो मेन कंपोनेंट है विच इज क्रेडिट रिस्क, उसमें जो मैंने स्टेज वाइज एक्सपोजर लिया है दैट परसेंटेज इज स्टिल सेम? क्योंकि मेरा बैलेंस शीट का साइज ग्रो कर रहा है, राइट? मेरा बैलेंस शीट का साइज ग्रो कर रहा है तो मेरे एसेट्स ग्रो कर रहे हैं। अगर मेरे एसेट्स ग्रो कर रहे हैं तो मेरे रिस्क वेटेड एसेट्स ग्रो कर रहे हैं। कैपिटल मेरा ऑलमोस्ट सेम ही है, कैपिटल मेरा ऑलमोस्ट सेम ही है, राइट? बट मेरे रिस्क वेटेड एसेट्स अगर ग्रो करेंगे तो मेरा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो गिरेगा ना, राइट? तो नो डाउट, देखा जाए ऑन द फेस ऑफ इट रिस्कीनेस कुछ बढ़ा नहीं, लेकिन सिंस आपका एसेट का साइड बढ़ गया, आपके एसेट्स बढ़ गए, आपके आरडब्ल्यूए बढ़ गए, आपका कैपिटल ऑलमोस्ट सेम ही है, दैट इज व्हाई योर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज गोइंग डाउन, बट स्टिल इट इज अबव 11.5%, so the status is green. Still it is above 11.5%, the status is green. वही मैंने यहाँ पे नेट इंटरेस्ट इनकम निकाला है by taking some interest income on my S1 S2 exposure and then interest cost on my deposits and borrowing and my net interest income that is flowing into my capital as well as into cash. That is totally fine. तो मेरा जितना कैश था प्लस इस टाइम का जो मेरा नेट इंटरेस्ट इनकम है वो मैं लेके चल रहा हूं। किसी को यहां तक कोई डाउट? एनी डाउट स्टिल हेयर? नो। नाउ अगर मैं स्ट्रेस टेस्टिंग करूंगा तो मेरा S1 S2 S3 का एक्सपोजर कैसे चेंज होगा? टेल मी प्लीज। अगर मैं स्ट्रेस टेस्टिंग करूंगा, अभी तक मैंने स्ट्रेस टेस्टिंग का बात ही नहीं किया, मैंने एक बेस बैलेंस शीट लिया T इक्वल टू 0 पे, और मैंने T इक्वल टू 0.25 में अपना न्यू बैलेंस शीट लिया आफ्टर कंसिडरिंग द ग्रोथ। ग्रोथ एलिमेंट को कंसिडर करके मैंने एक डायनामिक बैलेंस शीट लिया, और वो ग्रोथ या तो मैं नेट ग्रोथ को मॉडल कर सकता हूं या मैं कंपोनेंट्स को मॉडल कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल एडवांसेस में मेरे दो कंपोनेंट्स है, मेच्योर्ड पोर्शन, न्यू ओरिजिनेशन। डिपॉजिट्स में मेरे दो कंपोनेंट्स है, रन ऑफ एंड न्यू ओरिजिनेशन। ठीक है, दैट इज टोटली फाइन। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, मेरे पास न्यू बैलेंस शीट आ रही है, उसके बेसिस पे मैंने कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो निकाला है, बट अभी तक मैंने स्ट्रेस टेस्टिंग किया ही नहीं। अब अगर मैं स्ट्रेस टेस्टिंग करता हूं, ठीक है, तो मुझे बताओ स्ट्रेसफुल सिचुएशन में क्या होगा? S1 का प्रपोर्शन विल गो अप और S1 का प्रपोर्शन विल गो डाउन। स्टेज 1 का प्रपोर्शन विल गो अप, मतलब हेल्दी अकाउंट्स बढ़ेंगे या हेल्दी अकाउंट्स गिरेंगे? हेल्दी अकाउंट्स अपने गिरेंगे, अनहेल्दी अकाउंट्स बढ़ेंगे, डिफॉल्टेड अकाउंट्स बढ़ेंगे, राइट? तो सपोज मैं इसको कर देता हूं -5% और इसको कर देता हूं +5%। ओके, मैंने क्या किया, -5% +5%। ध्यान से देखना, मेरा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कितना था? 12.58%। कंसिडरिंग कौन सा आरडब्ल्यू है? कंसिडरिंग माई कोर आरडब्ल्यू है 36,042। नाउ मैं बोल रहा हूं हाइपोथेटिकली कि कोई स्ट्रेस सिचुएशन मैंने लिया और उसमें मेरे S1 के एक्सपोजर जो है वो क्या हुए, कम हुए, और मेरे S2 के एक्सपोजर बढ़ गए, ठीक है? तो उस केस में मेरा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या हो रहा है? कैन यू सी माय कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज नाउ चेंजिंग, क्योंकि मेरे आरडब्ल्यूए बढ़ गए। कैन यू सी माय आरडब्ल्यूए हैज इंक्रीज्ड, क्योंकि मेरा S2 का आरडब्ल्यूए वाज हायर देन S1 का आरडब्ल्यूए, तो मेरा आरडब्ल्यूए बढ़ गए। सिंस माय आरडब्ल्यूए इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 27,501 टू 27,569, राइट? मेरे प्रोविजंस भी बढ़ रहे हैं, तो मेरा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। मेरा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। पहले कितना था? 12.58%। अब ये डेल्टा S1 और डेल्टा S2 लेने के बाद 12.19%। अब सपोज मैं लेता हूं -10%, -10%, और यहां पे +10%, कितना आ रहा है? 11.81%। क्या ये अभी भी 11.5% के ऊपर है? यस। तो मतलब इस स्ट्रेस सिचुएशन में अगर मैंने और सिवियर सिनेरियो लिया, मैंने -10% किया और यहां पे +10% किया, तो दिस इज अ मोर सीवियर सिनेरियो, तब भी मेरा कैपिटल जो है वो सफिशियंट है। मैं और सीवियर सिनेरियो लेता हूं, -15% एंड +15%। अब मेरा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या हो गया? वो 11.5% के नीचे चला गया, ठीक है? तो मेरा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज नाउ फॉलिंग बिलो 11.5%। तो इसका मतलब अगर मैं एक एक्सट्रीम पैसिमिस्टिक सिनेरियो लेता हूं या सीवियर स्ट्रेस सिनेरियो लेता हूं, उस केस में अगर मेरा S1 का एक्सपोजर 15% गिरता है एंड S2 का एक्सपोजर कॉरेस्पॉन्डिंग, अभी तो मैंने S3 का बढ़ाया ही नहीं,
मैं बोल रहा हूं सिर्फ S2 का कॉरेस्पॉन्डिंग बढ़ रहा है 15%, तो मेरा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज फॉलिंग बिलो द थ्रेशोल्ड लेवल। सपोज मैं इसकी जगह कर देता हूं, ये 10% बढ़ा और ये 5% बढ़ा, तो मेरा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो और खराब हो गया, 10.13%। तो आपको क्या करना होता है, अलग अलग रेजीम में आप स्ट्रेस टेस्टिंग करते हो, एंड स्ट्रेस टेस्टिंग में आप किसी ना किसी तरीके से दिखाते हो कि स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में आपका जो एलिजिबल अवेलेबल कैपिटल है वो कैसे चेंज होगा। यहां मेरा अवेलेबल कैपिटल चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ प्रोविजंस, प्रोविजंस बढ़ रहे हैं तो अवेलेबल कैपिटल कम हो रहा है, या बिकॉज ऑफ चेंज इन आरडब्ल्यूए, या तो मेरा न्यूमरेटर पे इंपैक्ट आएगा या मेरा डिनोमिनेटर पे इंपैक्ट आएगा। कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन के कारण या तो मेरा न्यूमरेटर अवेलेबल कैपिटल कम होगा या मेरा डिनोमिनेटर आरडब्ल्यूए बढ़ेगा, राइट, या दोनों भी हो सकता है। अगर दोनों हुआ तो मेरा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो विल गो डाउन, एंड अगर वो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो आपका थ्रेशोल्ड के नीचे है तो उस केस में आपको रेगुलेटर को रिपोर्ट करना पड़ेगा, एंड आपको कुछ एक्शंस प्लान करने पड़ेंगे टू ब्रिंग द कैपिटल अबव द थ्रेशोल्ड लेवल। बिकॉज ये कैपिटल किसके लिए है, टू मिटिगेट सॉल्वेंसी रिस्क, कि ऐसा ना हो जाए कि कल को आप इनसॉल्वेंट हो गए और आप डिपॉजिटर्स को पे बैक ही नहीं कर पा रहे। वी कैन नॉट इमेजिन दैट काइंड ऑफ सिनेरियो, सो वी हैव टू इंश्योर दैट वी हैव सफिशिएंट कैपिटल एंड द रिक्वायर्ड थ्रेशोल्ड इज 11.5%। तो यहां पर अभी इस एग्जांपल में मैंने क्या कर दिया, एड ऑन ले लिया फॉर स्ट्रेस टेस्टिंग, एड ऑन ले लिया फॉर स्ट्रेस टेस्टिंग कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन में मेरा ये जो प्रपोर्शन है S1 S2 S3 का वो चेंज होगा, उसके कारण मेरे आरडब्ल्यूए भी बढ़ रहे हैं, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, मेरे प्रोविजंस बढ़ रहे हैं, जिसके कारण मेरा अवेलेबल कैपिटल गिर रहा है, तो मेरा न्यूमरेटर भी गिर रहा है, न्यूमरेटर भी गिर रहा है, डिनोमिनेटर भी बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली माई कार विल गो बिलो द थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ 11.5%। तो उस केस में आपको कैपिटल एक्शंस प्लान करने होंगे कि आई विल रेज मोर कैपिटल, मे बी आई विल रेज मोर कैपिटल टू ब्रिंग द कैपिटल अबव 11.5%। तो आप शेयर मार्केट में देखते होंगे कि कोई ना कोई बैंक अपने एफपीओज निकालते रहते हैं, कैपिटल रेज करते रहते हैं, दैट इज टू ब्रिंग द कैपिटल अबव द थ्रेशोल्ड लेवल, राइट। अगर आप नहीं लाओगे तो आपके ऊपर पेनल्टीज लगेंगी, रेगुलेटर आपके ऊपर एक्शंस ले सकता है कि हम आपको अलाउ नहीं करेंगे, हम आपको अलाउ नहीं करेंगे टू टेक न्यू बिजनेस, आप नई लेंडिंग नहीं कर सकते या आप नए डिपॉजिट नहीं ले सकते, तो वो स्टॉप कर देंगे। पेटीएम में किया था ना, स्टॉप कर दिया था कि आप नए अकाउंट्स नहीं खुलवा सकते, राइट। तो इस तरह के एक्शंस सुपरवाइजर लेगा अगर आप कोई एक्शन प्लान नहीं दोगे रेगुलेटर को। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, दिस इज हाउ स्ट्रेस टेस्टिंग वर्क्स। नाउ आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि करण आपने तो यहाँ पे एज्यूम कर लिया डेल्टा S1 -15%, डेल्टा S2 +10%, डेल्टा S3 +5%, ये प्रोपोर्शंस हम लोग निकालेंगे कैसे कि मेरा S1 S2 S3 में कितना एक्सपोजर होगा। आज मुझे पता है कि मेरा S1 S2 S3 में कितना एक्सपोजर है, बट एक पीरियड बाद अंडर स्ट्रेसफुल कंडीशन मेरा एक्सपोजर कितना होगा वो आप कैसे मॉडल करोगे। तो उसका सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं ट्रांजिशन मैट्रिक्स। क्या यूज कर सकते हैं, ट्रांजिशन मैट्रिक्स। तो ट्रांजिशन मैट्रिक्स में होता क्या है, मेरे पास इस तरह का एक मैट्रिक्स होगा 3 by 3 का, कि S1 से S1 रहने का चांस है 90%, S1 से S2 जाने का चांस है 7.5%, S1 से S3 जाने का चांस है 2.5%, राइट। या इस मैट्रिक्स को देखो, S1 से S1 रहने का चांस है 97.82%, 1.87, 0.31%। S2 से या तो आप S1 में जाओगे या S2 में या S3 में, S3 से आप S1 में जाओगे या S2 में या S3 में, राइट। तो मैं क्या करूंगा, इस तरह का ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज को यूज करूंगा, ट्रांजिशन मैट्रिक्स को यूज करूंगा, एंड देन निकालूंगा कि मेरा S1 का एक्सपोजर कितना होगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरा S1 शुरू में था 26,662, राइट, उसका 97% S1 में रहेगा, तो मैंने क्या किया 26,000 इंटू उसका 97%। उसके अलावा S2 में मेरा 10,255 था, उसमें से भी कुछ S1 में आ रहा है, S2 में से S1 में आ रहा है, तो वो मैं लेके चलूंगा कि कुछ S2 में से S1 में आएगा, एंड कुछ आपका S3 में से S1 में आएगा, तो 4102 में से भी आपका कुछ S1 में आ रहा है, राइट। एंड देन आपका जो न्यू बिजनेस है, आप कुछ न्यू बिजनेस भी कर रहे हो, आपके एडवांसेस बढ़ रहे हैं, वो न्यू बिजनेस भी आपका किस में आएगा, S1 में। उस तरीके से मैं S1 S2 S3 का एलोकेशन निकाल रहा हूं बाय यूजिंग दिस ट्रांजिशन मैट्रिक्स। तो अगर आप देखोगे फ्रॉम S1, कुछ मेरे S1 में रहेंगे, कुछ S2 में रहेंगे, कुछ S3 में जाएंगे, तो मैं S1 को ले रहा हूं कितना, 26,080, 26,080।
नाउ S2 से भी कुछ मेरे S1 में आएंगे, S2 में जाएंगे, S3 में जाएंगे, बेस्ड ऑन दीज ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज। तो मैं 2532 वो ले रहा हूं, 2532। नाउ कुछ S3 से भी मेरे S1 S2 S3 में जाएंगे, ऑलमोस्ट जीरो। तो ये तीनों अगर आप ऐड करोगे ऑलमोस्ट जीरो, एंड देन आप ग्रोथ ले रहे हो कि मेरे बिजनेस में कितना ग्रोथ हो रहा है, राइट, N12 माइनस D12, कि मेरे एडवांसेस कितने बढ़ रहे हैं, वो सारे तो S1 में ही जाएंगे। तो आपका नंबर टैली कर रहा है, कैन यू सी, आपका नंबर टैली कर रहा है। तो हम लोग यही देख रहे हैं कि कितना मेरा S1 से S1 S2 S3 में जा रहा है, कितना मेरा S2 से S1 S2 S3 में जा रहा है, कितना मेरा S3 से S1 S2 S3 में जा रहा है। और अकॉर्डिंगली मैं एक्सपोजर निकाल रहा हूं, एंड देन मेरे पास परसेंटेज आ रहा है, कैन यू सी, मेरा S1 S2 S3 का एलोकेशन आ रहा है, S1 S2 S3 का एलोकेशन आ रहा है। एंड देन मैं डेल्टा ले रहा हूं कि मेरा S1 का एक्सपोजर बढ़ रहा है, S2 S3 का गिर रहा है। उल्टा भी हो सकता है कि S1 का गिर रहा है, S2 S3 का बढ़ रहा है, राइट। तो इस तरीके से ये ट्रांजिशन मैट्रिक्स को यूज करके मुझे सिंपल ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज देखनी है कि कितने S1 से S1 में आ रहे हैं, कितने S2 से S1 में आ रहे हैं, कितने S3 से S1 में आ रहे हैं। वो सिंपल अमाउंट्स को मल्टीप्लाई करो तो S1 का आ जाएगा एक्सपोजर आपके पास। सिमिलरली कितने आपके S1 से S2 में आ रहे हैं, S2 से S2 में रह रहे हैं, S3 से S2 में आ रहे हैं, तो ये जो एक्सपोजर है उसको इन प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो S2 का एक्सपोजर आ जाएगा। सिमिलरली कितने आपके S1 से S3 में आ रहे हैं, कितने S2 से S3 में आ रहे हैं, कितने S3 से S3 में रह रहे हैं, उससे आपका S3 का एक्सपोजर आ जाएगा, एंड उससे आपका परसेंटेज निकल जाएगा। तो यहां जो मैं एज्यूम कर रहा था मन से, वो आप इस ट्रांजिशन मैट्रिक्स को यूज करके जो है परसेंटेजेस निकाल सकते हो। नाउ ये जो ट्रांजिशन मैट्रिक्स है ना, इसको मैं इकोनॉमिक कंडीशंस के हिसाब से एडजस्ट करूंगा। ये जो ट्रांजिशन मैट्रिक्स है, आई शुड एडजस्ट दिस ट्रांजिशन मैट्रिक्स एज पर इकोनॉमिक कंडीशंस। आई शुड एडजस्ट दिस ट्रांजिशन मैट्रिक्स एज पर इकोनॉमिक कंडीशंस। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, तो यहां पर अगर आप देखोगे, मेरे पास एक जी पैरामीटर है, जी इज लाइक इकोनॉमिक इंडेक्स। मैंने अभी जी को क्या लिया है, +2 किया है। मेरे पास एक बेस ट्रांजिशन मैट्रिक्स था और मेरे पास एक पॉइंट इन टाइम ट्रांजिशन मैट्रिक्स आया है, ठीक है, बेस्ड ऑन मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन, बेस्ड ऑन मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन। तो अगर आप देखोगे मैंने इकोनॉमी को +2 लिया है, +2 मतलब इकोनॉमिक कंडीशंस इज गुड, इट इज गिवन बाय जी, जी इज मैक्रो इकोनॉमिक इंडेक्स। अगर मैं इकोनॉमी को अच्छा ले रहा हूं +2, राइट, तो यहां पे आप देख रहे हो मेरा पहले अपग्रेड का चांस, डायगनली आपका स्टेटस को का प्रोबेबिलिटीज है कि आप S1 में रहोगे, S1 से S2 से S2 में रहोगे, S3 से S3 में रहोगे। ग्रीन में आपको दिख रहा होगा अपग्रेड का चांस, S2 से S1 में चले जाओगे, S3 से S1 और S2 में चले जाओगे, अपग्रेड्स के चांस। एंड रेड में आपको दिख रहा होगा डाउनग्रेड्स के चांस। तो अगर मैं इकोनॉमिक कंडीशन को अच्छा ले रहा हूं, तो पहले मेरा डाउनग्रेड्स का चांस कितना था, 7.5 2.5, अब कितना हो गया 1.87 0.31। पहले मेरा S2 से S3 में डाउनग्रेड का चांस कितना था 5%, अब कितना हो गया 0.82%। पहले मेरा S2 से S1 अपग्रेड का चांस कितना था 10%, अब कितना हो गया 24%। पहले S3 से S2 में कितना था 5%, और अब अपग्रेड का चांस बढ़ गया, क्योंकि मैंने इकोनॉमिक सिचुएशंस को अच्छा लिया है। तो मेरे अपग्रेड्स की प्रोबेबिलिटीज बढ़ रही है और मेरे डाउनग्रेड्स की प्रोबेबिलिटीज गिर रही हैं। कॉरेस्पॉन्डिंगली मेरा न्यू एक्सपोजर जो आ रहा है उसमें आपको दिख रहा है कि आपका S1 बढ़ रहा है और आपका S2 S3 गिर रहा है। अगर मैं इसको ठीक उल्टा ले लूंगा -2, तो क्या होगा, आप देख रहे हो मेरे डाउनग्रेड्स के चांसेस नाउ बढ़ गए 7.5 से 16%, एंड 2.5 से 8%, यहां 5 से 14%। और अपग्रेड्स के चांसेस गिर गए 10 से 2%, 5 से 0.82%, राइट। तो ये जो जी है ना, वो मेरे मैक्रो इकोनॉमिक इंडेक्स को कंट्रोल कर रहा है, वो मेरे मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन को कंट्रोल कर रहा है। माइनस मींस बैड मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन, प्लस मींस गुड मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन, राइट। और यहां पे आपको दिख रहा होगा मेरा एक बेस प्लॉट है और मैं इकोनॉमी के हिसाब से अपने रिटर्न्स डिस्ट्रीब्यूशन को शिफ्ट कर रहा हूं। सो बेसिकली इसका लॉजिक क्या होता है, इसका लॉजिक ये होता है कि बोरोवर्स को लोन दिया जाता है प्रॉफिट्स जनरेट करने के लिए, रिटर्न्स जनरेट करने के लिए, राइट। बोरोवर्स को लोन दिया जाता है टू जनरेट सम रिटर्न्स। आपके जो रिटर्न्स है ना, इट फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एंड आपके जो रिटर्न्स है दे कैन बी कंडीशनड ऑन मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन। अगर मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन खराब होगी तो आपकी रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन शिफ्ट होगी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड।
अगर आपकी मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी तो आपकी रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन शिफ्ट होगी ऑन द राइट हैंड साइड। तो यहां ध्यान से देखना, ये मेरा रिटर्न्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। एंड देन अगर मेरी मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन खराब है तो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है। अगर मेरी मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी है तो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन राइट में शिफ्ट हो रहा है। अल्टीमेटली इसके कारण हो क्या रहा है, मेरे अपग्रेड्स की प्रोबेबिलिटी या मेरे डाउनग्रेड्स की प्रोबेबिलिटीज चेंज हो रही है। तो अगर आप देखोगे फ्रॉम S1 to S1, दिस इज माई प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अंडर द बेस रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन एंड अंडर द शिफ्टेड रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन। तो शिफ्टेड रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन में आपको दिख रहा है ना, आपका शेडेड एरिया बढ़ रहा है, इसलिए मेरा अपग्रेड्स के चांसेस बढ़ रहे हैं। राइट। सिमिलरली S1 से S2 रेड वर्सेस डॉटेड लाइन में किस में ज्यादा है, रेड वर्सेस डॉटेड लाइन में किस में ज्यादा है, रेड में ज्यादा है। सिंस मैंने इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा लिया है, मेरा रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन राइट में शिफ्ट हो गया। एंड अब आपको दिख रहा है आपका ग्रे एरिया रेड कर्व में वर्सेस डॉटेड एरिया में कम है। तो डॉटेड में कम है मतलब S1 से S2 जाने का प्रोबेबिलिटी कम हो रहा है। तो डाउनग्रेड्स के चांस कम हो रहे हैं बिकॉज मेरा इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छा है और मेरा रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन राइट में शिफ्ट हो गया। सिमिलरली S1 से S3, पहले आपका जो ग्रे एरिया है अंडर द रेड कर्व वो ज्यादा है, अब ग्रे शेडेड एरिया कम हो गया अंडर द डॉटेड लाइन। तो इसका मतलब मेरा गुड इकोनॉमिक कंडीशन में S1 से S1 रहने का चांस बढ़ रहा है, S1 से S2 जाने का चांस गिर रहा है। पहले मेरा ग्रे एरिया इतना था पूरा रेड के नीचे, अब मेरा डॉटेड लाइन के नीचे है, तो मेरे डाउनग्रेड्स के चांसेस गिर रहे हैं एंड मेरे डिफॉल्ट्स के चांसेस भी गिर रहे हैं। राइट। सिमिलरली अगर मैं S2 से देखूंगा, S2 से S1 होने का चांस, अपग्रेड के चांसेस पहले मेरे कम थे, अब आप देख रहे हो मेरे अपग्रेड के चांसेस बढ़ गए। पहले मेरे अपग्रेड के चांसेस इस रेड कर्व में थे, अब वो डॉटेड एरिया के अंदर आ गए, तो अपग्रेड के चांसेस बढ़ गए। स्टेटस को के चांसेस गिर गए एंड डाउनग्रेड के चांसेस गिर गए। कैन यू सी, पहले मेरे रेड कर्व के अंदर थे, अब मेरे डॉटेड लाइन के अंदर है, बिकॉज मैंने गुड इकोनॉमिक कंडीशन लिया है। ये सेम अगर मैं बैड इकोनॉमिक कंडीशन ले लूंगा तो उस केस में मेरा, कैन यू सी, अपग्रेड के चांसेस अब क्या हो रहे हैं, गिर रहे। पहले मेरे रेड कर्व के अंदर थे, अब मेरे डॉटेड लाइन के नीचे है, तो मेरे अपग्रेड के चांसेस गिर रहे हैं बिकॉज मैंने बैड इकोनॉमिक कंडीशन ले लिया। तो दिस इज हाउ दिस मॉडल इज वर्किंग। तो इसका मतलब मुझे अल्टीमेटली मॉडल क्या करना है कि मेरा इकोनॉमिक सिचुएशन कैसा होने वाला है, अगर वो मुझे मिल गया और मुझे ये हिस्टोरिकली ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज मिल गई, तो मैं अपने अपग्रेड्स और डाउनग्रेड्स की प्रोबेबिलिटीज को एडजस्ट कर सकता हूं बेस्ड ऑन दिस मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन। एंड देन आई कैन गेट माई न्यू एक्सपोजर। आई कैन गेट माई न्यू एक्सपोजर आफ्टर वन पीरियड। आफ्टर वन पीरियड मैंने यहाँ पे निकाला है। आई कैन ऑल्सो गेट माई एक्सपोजर आफ्टर टू पीरियड्स। मैं टू पीरियड्स के बाद भी बना सकता हूँ कि टू पीरियड्स के बाद S1 से S1 जाएगा, वहां से अगेन S1 S2 S3 जाएगा, S1 से S2 जाएगा, वहां से अगेन S1 S2 S3 जाएगा, एंड सो ऑन। इस तरीके से मैं पूरा अपना एक्सपोजर मॉडल कर सकता हूं। इज दैट क्लियर? एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम अपना पूरा एक्सपोजर मॉडल कर सकता हूं। राइट? इज दैट क्लियर? नाउ तो लास्ट थिंग इज कि ये जी कैसे मॉडल करें। जी को मॉडल करने के बहुत तरीके हैं, बट एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं। आई कैन टेक हिस्टोरिकल टाइम सीरीज ऑफ डिफॉल्ट रेट्स। मेरे हिस्टोरिकली क्या क्या डिफॉल्ट रेट्स रहे हैं, क्वार्टरली मैंने वो डेटा ले लिया और मैंने कुछ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स के साथ उनको रिलेट कर दिया। तो ये मेरा डिफॉल्ट रेट्स का हिस्टोरिकल डेटा है। और मैंने दो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स लिए हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड हाउसिंग प्राइस इंडेक्स। राइट। तो मैं हिस्टोरिकल डेटा ले रहा हूं डिफॉल्ट रेट्स का एंड देन मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स का। मैंने दो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स लिए हैं, हाउसिंग प्राइस इंडेक्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट। मैं क्या करूंगा, मैं हिस्टोरिकली एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करूंगा। तो यहां मैंने एक फंक्शन लिखा है जो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहा है बिटवीन माई डिफॉल्ट रेट्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। तो मेरे पास एक इक्वेशन आ गया जिसमें मेरे कोइफिशिएंट क्या आ रहे हैं, हाउसिंग प्राइस इंडेक्स का कोइफिशिएंट इज -1.6। मतलब द हायर द हाउसिंग प्राइस इंडेक्स ग्रोथ, जितना हाउस के प्राइसेस का ग्रोथ होगा उतने डिफॉल्ट्स कम होंगे। एंड द हायर द अनएम्प्लॉयमेंट रेट द हायर द डिफॉल्ट रेट। सबको यहाँ पे रिग्रेशन आता है। तो मैं हिस्टोरिकल डेटा ले रहा हूँ डिफॉल्ट रेट्स का, ऑब्जर्व डिफॉल्ट रेट्स का, एंड देन मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स का, उनको रिग्रेस कर रहा हूँ। तो मेरे को एक रिग्रेशन इक्वेशन मिल रहा है और मेरा रिग्रेशन का आर स्कोर इज वेरी गुड, अराउंड 90%। सबका पी वैल्यू भी लेस देन 5% आ रहा है। इंटरसेप्ट मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया। दिस इज माई रिग्रेशन इक्वेशन। तो मैं इस तरह से हिस्टोरिकल डेटा में एक रिग्रेशन मॉडल फिट करूंगा एंड देन आई विल क्रिएट सम सिनेरियोज
ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, कि मेरे फ्यूचर में मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स कैसे रहने वाले हैं। सपोज मेरा अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन द कमिंग क्वार्टर ऐसा रहने वाला है 5.81%, और मेरा हाउसिंग प्राइस इंडेक्स 0.32% रहने वाला है, राइट। मेरा डिफॉल्ट रेट उसके बेसिस पे बेस्ड ऑन द रिग्रेशन इक्वेशन क्या आएगा, इट इज कमिंग आउट टू बी 5.074, 5.074% is my forecast of default rate. What is my average default rate historically? It is 5.2%. Suppose historically आपका एवरेज डिफॉल्ट रेट 5.2% है और आपका फोरकास्ट आया कितना, 5.07%। सो दैट इंडिकेट्स अ गुड इकोनॉमी और अ बैड इकोनॉमी, टेल मी प्लीज। हिस्टोरिकली आपका एवरेज डिफॉल्ट रेट था 5.2% और आपका फोरकास्ट आया 5.07%। दैट इंडिकेट्स अ गुड इकोनॉमी और अ बैड इकोनॉमी, दैट इंडिकेट्स अ गुड इकोनॉमी और अ बैड इकोनॉमी। गुड इकोनॉमी क्योंकि मेरा हिस्टोरिकल था 5.2 एवरेज, लेकिन अब मेरा एवरेज से कम आ रहा है, तो मेरा जी पॉजिटिव आ रहा है, तो मैंने उसको जी में ट्रांसलेट कर दिया बाय सिंपलिंग स्टैंडर्डाइजिंग, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से मैं उसको जी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ 0.04। अब ये जी अगर मैं यहाँ पे यूज करूंगा 0.04, तो अकॉर्डिंगली मेरे पास अपग्रेड के चांसेस और डाउनग्रेड के चांसेस आएंगे, एंड अकॉर्डिंगली मेरे पास न्यू एक्सपोजर आएगा। वो जो न्यू एक्सपोजर आएगा उससे अकॉर्डिंगली मेरा क्या आएगा, मेरा आरडब्ल्यूए और एलिजिबल कैपिटल चेंज होगा, एंड मेरा कैपिटल एडिक्वेसी रेशो चेंज होगा, राइट। तो फॉर एग्जांपल इफ आई टेक अ बैड सिनेरियो, मैं एक बैड सिनेरियो लेता हूं। सपोज आई टेक दिस सिनेरियो जहां पे मेरा डिफॉल्ट रेट 6% आ रहा है एंड हिस्टोरिकली इट वाज अराउंड 5.2%, तो मेरा जी कितना हुआ, -0.27। तो यहां पर मैं जी कितना यूज करूंगा, इक्वल टू -0.27, ठीक है। उसके कारण मेरे डाउनग्रेड्स के चांसेस बढ़ेंगे, अपग्रेड के चांसेस गिरेंगे, ठीक है। ये जो उसके बेसिस से मेरा नया एक्सपोजर आएगा वो सपोज परसेंटेज मैं यहां पे यूज कर लूंगा, इक्वल टू, मुझे अब कौन सा परसेंटेज यूज करना है, आई हैव टू यूज दिस परसेंटेज। तो अकॉर्डिंगली मेरा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या चेंज होगा, हाँ होगा, कितना, 12.13%। अगर मैं यूज करता था ये वाला सेम 65%, 25 एंड 10, तो आ रहा था 12.58%। मैंने अब स्ट्रेस सिनेरियो को यूज किया जिससे मेरा S1 का एक्सपोजर गिर रहा है, S2 का बढ़ रहा है, S3 का बढ़ रहा है, तो मेरा कैपिटल एडिक्वेसी रेशो जो अराउंड 12.58 था मेरे ख्याल से, अब वो 12.13 हो गया। तो अल्टीमेटली स्ट्रेस टेस्टिंग इज ऑल अबाउट स्टोरी टेलिंग। आपको स्टोरीज बनानी है कि कोई भी सिनारियो, कोई भी स्ट्रेस सिनारियो मेरे मैक्रो वेरिएबल्स को कैसे इंपैक्ट करेगा, मेरे जीडीपी को कैसे इंपैक्ट करेगा, मेरे अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कैसे इंपैक्ट करेगा, मेरे हाउसिंग प्राइस ग्रोथ को कैसे इंपैक्ट करेगा, एंड देन उसके बेसिस पे मेरे डिफॉल्ट रेट्स कैसे आएंगे। डिफॉल्ट रेट्स अगर हायर आएंगे देन एवरेज, तो मेरा इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, मेरा जी लोअर आएगा। जी लोअर आएगा तो मेरे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज चेंज होंगे सच दैट डाउनग्रेड्स के चांसेस बढ़ेंगे, अपग्रेड्स के चांसेस गिरेंगे। अगर ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज चेंज होंगे तो मेरा एक्सपोजर, स्टेज वाइज एक्सपोजर चेंज होगा। अगर मेरा स्टेज वाइज एक्सपोजर चेंज होगा तो मेरे प्रोविजंस चेंज होंगे, मेरा आरडब्ल्यूए चेंज होगा, मेरे प्रोविजंस चेंज होंगे, आरडब्ल्यूए चेंज होगा, मेरा कैपिटल चेंज होगा अवेलेबल, तो मेरे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो विल गो डाउन। एंड अगर वो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो थ्रेशोल्ड के नीचे जा रहा है देन हमें उसके लिए कुछ एक्शन प्लान डिसाइड करना होगा। जैसे मैं क्या एक्शंस ले सकता हूं, मैं नया कैपिटल रेज कर सकता हूं मार्केट में। आपको तुरंत नहीं करना, आपको 1 साल का विंडो देगा रेगुलेटर कि अगले 1 साल में कैपिटल को अबव थ्रेशोल्ड लेके आओ। तो आप क्या करोगे, आप कैपिटल रेज करोगे, राइट। या आप अपने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन को कट करोगे, आप डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करना बंद कर दोगे, ठीक है। या आप क्या कर सकते हो, या आप अपने क्रेडिट ग्रोथ को स्लो करोगे, ठीक है। या आप अपने एसेट पोर्टफोलियो को बेचोगे, सिक्योरिटाइज कर दोगे, तो आपके एडवांसेस कम हो जाएंगे। तो आपको इस तरह की स्ट्रैटेजीज, रेमिडिएशन प्लान्स देने होंगे रेगुलेटर को अगर आपका कार थ्रेशोल्ड के नीचे जाता है। बट अगर आपका कार थ्रेशोल्ड के ऊपर है देन यू आर गुड। आप सिर्फ रेगुलेटर को सबमिट करोगे कि देखो मैंने इंटरनल स्ट्रेस टेस्टिंग किया, ये सिनेरियो हमने लिया है, एंड सब में मेरा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज वेल अबव द थ्रेशोल्ड। रेगुलेटर उसको चेक करेगा और पास कर देगा, राइट। सो दिस इज हाउ द इंटीग्रेटेड कैपिटल मॉडलिंग वर्क्स। अल्टीमेटली स्ट्रेस टेस्टिंग इज ऑल अबाउट स्टोरी टेलिंग। आपको स्टोरीज बनानी है। मैं एक स्टोरी बनाता हूं कि सपोज किसी एरिया में बहुत ज्यादा सुनामी आएगी, ठीक है, या फ्लड्स आने के रिस्क बढ़ने वाले हैं, अर्थक्वेक्स के रिस्क बढ़ने वाले हैं, तो मेरा हाउसिंग प्राइस ग्रोथ क्या होने वाला है, कम होने वाला है। तो अगर हाउसिंग प्राइस ग्रोथ कम होगा मेरे डिफॉल्ट रेट का फोरकास्ट ज्यादा होगा, मेरा जी लोअर आएगा। जी लोअर आएगा
तो मेरे डाउनग्रेड्स के चांस बढ़ेंगे, अपग्रेड्स के चांस गिरेंगे। एंड अल्टीमेटली मेरा S1 का एक्सपोजर गिरेगा, S2 S3 का एक्सपोजर बढ़ेगा। उसके कारण मेरे प्रोविजंस बढ़ेंगे, अवेलेबल कैपिटल गिरेगा, मेरे RWA बढ़ेंगे, डिनोमिनेटर बढ़ेगा, मेरा कार विल गो डाउन। क्रिएट स्टोरीज, यू हैव टू जस्ट क्रिएट स्टोरीज। मेरे टॉप बोरोवर छोड़ के चले जाएंगे, टॉप बोरोवर विल डिफॉल्ट। तो सपोज मेरा टॉप बोरोवर, ठीक है, 3% है, तो S1 में से 3% माइनस करूंगा और वो सीधा S3 में जा रहा है, और मैं S3 में उसको ऐड कर दूंगा। तो उसके कारण भी क्या होगा, मेरे प्रोविजंस बढ़ेंगे, कैपिटल गिरेगा, RWA बढ़ेंगे, तो न्यूमरेटर भी गिर रहा है, डिनोमिनेटर भी बढ़ रहा है, मेरा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो विल गो डाउन। सो जस्ट क्रिएट स्टोरीज। स्ट्रेस टेस्टिंग इज ऑल अबाउट स्टोरी टेलिंग। आपका एक क्लाइमेट सिनेरियो है, स्टोरी टेलिंग। आपका ट्रंप के कारण कोई रिस्क है, जियो पॉलिटिकल टेंशन होंगे, उसके कारण GDP कम होगा, राइट। IT सेक्टर में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, GDP गिरेगा। कितना गिरेगा वो ट्रांसलेशन इफेक्ट आपको करना होगा, बट जो भी है GDP पे इंपैक्ट आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट पे इंपैक्ट आएगा। उसके कारण मेरे डिफॉल्ट रेट्स बढ़ेंगे। अगर वो एवरेज से ज्यादा हुए, मेरा मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन विल बी बैड, मैक्रो इकोनॉमिक इंडेक्स गिरेगा। इंडेक्स गिरेगा विच इज गिवन बाय जी, तो मेरे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज चेंज होंगे, डाउनग्रेड के चांसेस बढ़ेंगे, अपग्रेड के चांसेस गिरेंगे। मेरा S1 का एक्सपोजर गिरेगा, S2 S3 का एक्सपोजर बढ़ेगा, एंड अल्टीमेटली मेरे प्रोविजंस बढ़ेंगे, RWA बढ़ेगा, अवेलेबल कैपिटल गिरेगा, मेरे RWA बढ़ेंगे, माय कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो विल गो डाउन। स्ट्रेस टेस्टिंग इज ऑल अबाउट स्टोरी टेलिंग, राइट। सो आई होप ये फ्रेमवर्क आपको पूरा क्लियर हुआ हो। मैंने एक सिंपल टॉय एग्जांपल से आपको आइडिया देने की कोशिश की है। FRM के परस्पेक्टिव से वी हैव डिफरेंट चैप्टर्स ऑन पिलर 1 RWA computation, both standardized and advanced approaches. We have a separate chapter on stress testing, and then we have a separate chapter on economic capital, and then एक चैप्टर आपका सीकार के ऊपर है FRM के अंदर। ठीक है, जो लोग मेरे साथ क्रेडिट रिस्क कर रहे हैं उनको स्ट्रेस टेस्टिंग के रूल्स मिलेंगे, तो उनको ये फ्रेमवर्क सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। मॉडलिंग आप आराम से सीख लोगे, बट मैक्रो पिक्चर लाना बहुत डिफिकल्ट है, राइट। तो मैंने आपको आज की क्लास में मैक्रो पिक्चर दिया है। तो जो लोग मेरे क्रेडिट रिस्क कोर्स में है, जब वो मेरे सी कार की क्लासेस देखेंगे, तो वहां मेन मैंने क्या सिखाया है कि ये मॉडल कैसे बनाना है। ये इतना इजी नहीं है, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स कौन से लेने हैं, कैसे उसको चूज करना है, कैसे हमें सिनारियोज लेने हैं फ्यूचर के, कैसे मेरे पास फोरकास्ट आएंगे डिफॉल्ट रेट्स के, तो वो मैंने सी कार की क्लासेस में कवर किया फॉर क्रेडिट रिस्क कोर्स। एंड जो लोग मेरे साथ आई कैप कर रहे हैं, आई लैप कर रहे हैं, IRRBB का कोर्स कर रहे हैं, तो वहां हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे सारे ये पिलर टू रिस्क को भी हम लोग अपने RWA में इंक्लूड करेंगे, राइट। कैसे हम लोग स्ट्रेस टेस्टिंग में अलग अलग सिनारियो लेते हैं, राइट। वो स्टोरीज कैसे बनानी है, क्या क्या स्टोरीज बनानी है, क्या क्या पॉपुलर सिनारियो है, वो हम लोग आई कैप के कोर्स में करते हैं, राइट। तो सबके लिए सब कुछ है यहाँ पर, आपको अपने हिसाब से इस क्लास को यूज करना है, बट दिस क्लास विल गिव यू अ मैक्रो पिक्चर कि इंटीग्रेटेड कैपिटल मॉडलिंग वर्क कैसे करती है, राइट। So this is all from my side. I hope the class was useful for all of you. Thank you very much. This PDF I will share. This Excel sheet also I will share. Only the first sheet because बाकी मॉडलिंग के एस्पेक्ट है मेरे, एंड ऑब्वियसली जो हमारे मॉडलिंग कोर्सेज का पार्ट है क्रेडिट रिस्क के एंड ICAP के, आई विल शेयर द फुल शीट, राइट। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। एंड FRM के लिए वी विल हैव सम क्वेश्चंस दैट आई विल टेक। रेशमा, यस प्लीज आस्क योर क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स। FRM के लिए कुछ क्वेश्चंस मैं अभी ले रहा हूँ, एंड मैं FRM के लिए स्पेसिफिक क्लासेस भी लूंगा। एक क्लास हमारा स्ट्रेस टेस्टिंग पे होगा, एक इकोनॉमिक कैपिटल पे, एक सी कार के ऊपर, तो वो क्लासेस हम लोग करेंगे, राइट। थैंक यू राहुल। राहुल इज सेइंग हैप्पी गुरु पूर्णिमा। हाउ प्रोविजन कम्स इन दिस पिक्चर? प्रोविजन क्यों नहीं आएगा? प्रोविजन आएंगे ना आपके। आपको एक्सपेक्टेड लॉस के लिए भी कवर करना है अपने आप को, अनएक्सपेक्टेड लॉस के लिए भी कवर करना है। एक्सपेक्टेड लॉस के लिए मैं प्रोविजन बना रहा हूँ। प्रोविजन मैं कहाँ पे रखता हूँ? PNL में। PNL मेरा कहाँ जाता है? रिटेन्ड अर्निंग्स में। रिटेन्ड अर्निंग्स मेरा कहाँ जा रहा है? कॉमन इक्विटी टीयर 1 में। तो मेरे प्रोविजंस अगर बढ़ेंगे तो मेरा कॉमन इक्विटी टीयर 1 गिरेगा। इज दैट क्लियर? Right? So this is all from my side. Thank you very much. Stay connected. Let's meet in next class now. Thank you. Yes, I will share the recording of this class with everyone. With everyone.